साइबर क्राइम और साइबर सेफ्टी, इसके बारे में हम बात करेंगे इन पूरे डिस्कशंस में। यहां पर हम देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स क्या क्या होते हैं, सोशल मीडिया पे क्या फ्रॉड्स होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पे क्या फ्रॉड हो सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स, वायरस जो अटैक होता है पर्सनल कंप्यूटर पे, और क्या ऐसे जनरल टिप्स हैं जिससे आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। अगर बाय चांस आपके साथ कुछ अपराध हो जाता है, क्राइम हो जाता है, तो कैसे इस इंसिडेंट को, इस इवेंट को आप रिपोर्ट करेंगे, यानी कि मदद लेंगे। साइबर सिक्योरिटी, साइबर से मतलब है इंटरनेट, कंप्यूटर, नेटवर्क और वर्चुअल रियलिटी, इन सब को मिला लीजिए साइबर शब्द बनता है। सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा, यानी इन सब जगह पर कैसे सुरक्षित रहें और क्या इस सुरक्षा का मतलब होता है। आज इंटरनेट चाहे छोटा बच्चा हो, लड़का हो, टीन, आदमी हो या फिर कोई बुजुर्ग हो, किसी के लिए भी इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप या कंप्यूटिंग डिवाइसेस ये जिंदगी के आयाम हो गए हैं। यानी कि हर आदमी किसी ना किसी काम के लिए इंटरनेट को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, स्मार्टफोन को यूज करता ही करता है। कोई भी मैच्योर आदमी हो, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, आईक्यू अच्छा हो या टेक्नोलॉजिकल टाइप में बहुत एडवांस्ड हो, यानी कि प्रोग्रामिंग करता हो या कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर हो, तो भी स्कैम्स में वो फंस जाता है। स्कैम्स मतलब होता है कि आपको बेवकूफ बनाना, तो स्कैम्स में फंस जाता है। बेसिक चीज ये हो गई है कि साइबर क्राइम जो पुराने तरीके के क्राइम थे उससे ज्यादा भयंकर और खतरनाक हो गया है। पहले जो बर्गलरी होती थी, यानी सामान चुराना, घर में घुस के चीजें उठा लेना या किसी को मारना, काटना, 10 साल में ये क्राइम काफी कम हो गए, क्योंकि क्रिमिनल्स ने, अपराधियों ने एक नया तरीका जान लिया है कि अब हर एक आदमी, उसके घर में एक कंप्यूटर होगा, और अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो क्या होगा, उसके जेब में या उसके बच्चों के जेब में या उसकी बीवी के जेब में एक मोबाइल जरूर होगा, आप कहें स्मार्टफोन जरूर होगा। इस स्मार्टफोन और मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए वो आपके सीधा घर में घुसता है, आपके जेब में घुसता है और आपको नुकसान पहुंचाता है। तरह तरह के साइबर क्राइम होते हैं। जो भी अपराध साइबर यानी कंप्यूटर, इंटरनेट या नेटवर्क पे हो रहे हैं, कंप्यूटर से इन्वॉल्व हो, नेटवर्क यानी कि जब हम इधर से उधर डेटा भेजते हैं तो बीच में वायर्स होते हैं, नेटवर्क होते हैं, स्विच होते हैं, हब होते हैं, तमाम तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं। तो इस जगह पे जो क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं, इन्हें साइबर क्राइम की श्रेणी में रखा जाता है। बहुत छोटे लेवल, यानी केवल आप डाउनलोड कर रहे हैं कोई ऐसी म्यूजिक फाइल या कोई फाइल जो इलीगल है, उससे अगर मैं आगे ले जाऊं कि आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाए, यहां तक का रेंज है इन क्राइम्स का, इन अपराधों का। कई बार ये अपराधी फाइनेंशियली मोटिवेटेड नहीं होते। मोस्टली अपराधी जो होते हैं, जो आपको क्रिमिनल मिलेंगे, उनको पैसा चाहिए होता है, दे वांट मनी किसी भी तरीके से। लेकिन दूसरे ऐसे अपराधी आप देखे गए हैं जो आप किसी एक महिला को शादी का झांसा देके फांस देंगे, या आपका इंफॉर्मेशन यूज कर लेंगे किसी तरीके के आगे के फ्रॉड करने के लिए, या आपके कंप्यूटर को खराब करने की कोशिश करेंगे, हैक करने की या क्रैक करने की कोशिश करेंगे, या किसी बच्चे या महिलाओं को सेक्सुअली यानी शारीरिक तौर पे नुकसान पहुंचाएंगे या उनका उपभोग करने की कोशिश करेंगे। तो आइडेंटिटी थेफ्ट कौन कौन से हो सकते हैं टाइप ऑफ साइबर क्राइम? आइडेंटिटी थेफ्ट है, इसमें हम साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया पे कौन कौन से अटैक हो सकते हैं, डिजिटल बैंक पे क्या फ्रॉडेलेंट चीजें होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन जो आजकल आगे जिसे हम एप्स कहते हैं, उसके तहत क्या क्या अलग अलग नुकसान पहुंचाए जा सकते हैं, और अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है तो वहां क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है कि आप सैम है और कोई और आदमी दुनिया की नजरों में सैम बन के घूम रहा है। ठीक, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान कोई दूसरा आदमी चुरा लेता है और जो काम आप कर सकते हैं वो सारे काम ये कर रहा है, और वो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी उसके पास है, आपकी जितनी भी व्यक्तिगत जानकारी है, इसके अलावा फाइनेंशियल यानी कि जो पैसे से रिलेटेड जानकारी है वो भी उसके पास है, उसके कब्जे में है। तो आपका नाम लेके, आपकी पहचान लेके वो तरह तरह के अपराध कर सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है पहचान को चुराना।
मोस्टली ये जो पहचान चुराना का काम है, इसमें फाइनेंस से रिलेटेड ज्यादा नुकसान होते हैं। फाइनेंस से ज्यादा आपका पैसा चुरा लिया या आपके इंफॉर्मेशन जान के कहीं मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या फिर डायरेक्ट बैंकिंग के थ्रू आपका नुकसान पहुंचा दिया, या कहीं कोई क्राइम कर दिया आपके नाम पे, इसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। पहले तरीका का जो आइडेंटिटी थेफ्ट है यानी पहचान चुराना, इसमें आता है हैकिंग और गेनिंग एक्सेस टू सोशल मीडिया अकाउंट। आजकल हम सभी या तो फेसबुक पे है, या हम इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे तो है ही है, सब लोग ऐसे तमाम तरीके के सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारे पास है, लिंक्डइन भी हो गया इसमें। तो जो अटैकर है यानी कि जो गलत आदमी है, वो इस सोशल मीडिया अकाउंट को या फिर इसके यूजर नेम पासवर्ड को हैक करता है, या जानने की कोशिश करता है, या जान लेता है, और फिर आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके जो फोटोग्राफ्स हैं, फोटोज, उनका मिसयूज करता है, उनका दुरुपयोग करता है। और उसके बाद कई बार खास तौर पे महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ ये होता है कि आपकी इज्जत वो खराब करता है, आपको डिफेम करता है, या आपके नाम पे पैसे मांगने लगता है। इसी तरीके का एक इंसिडेंट देखिएगा, हैकिंग और गेनिंग एक्सेस टू सोशल मीडिया अकाउंट। एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। हुआ ये कि ये समीरा जी हैं, और समीरा जी गई एक साइबर कैफे में। साइबर कैफे एक जगह होती है जहां पर आप जाके इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, कंप्यूटर होता है, प्रिंटर होता है, सारे काम यहां पर कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहां ये गई, इनको एक प्रिंट लेना था, इनको एक ईमेल से प्रिंट आया हुआ था, इन्होंने प्रिंट कमांड दिया और प्रिंट यहां पर चला गया। प्रिंटिंग यहां पर ये कर रही है, तो ये प्रिंटिंग यहां कमांड चला गया। और उसके बाद बीच में ये क्या करती हैं, अपना ईमेल तो इनका खुला हुआ है, साथ में ये फेसबुक या जो भी इनका सोशल मीडिया अकाउंट है उसको वो चेक कर लेती हैं, क्योंकि इन्होंने पैसे दिए, सोचती हैं कि चलो ये भी कर ले। और उसके बाद जैसे ये चेक करने लगती हैं तो अचानक से इनकी प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाती है। मान लीजिए 10-20 पेज होंगे, तो फटाफट ये दौड़ती हैं, यहाँ पर भागती हैं, उन पेजेस को उठा लेती हैं। फिर ये क्या करती हैं कि अभी इन्होंने ब्राउजर खोला हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर पे काम कर रही हैं, तो मान लीजिए इन्होंने ब्राउजर गूगल क्रोम ही मान लीजिए इन्होंने खोला हुआ है, और फिर यहाँ पर इनके अलग अलग टैब में, यहाँ फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या ईमेल है, ये जाके सीधा अपना ये ब्राउजर बंद कर देती हैं और सीधा पैसा वैसा दे के वो बाहर निकल जाती है। ध्यान रखिए, इन्होंने किसी भी अकाउंट से लॉग ऑफ नहीं किया है, जितने भी अकाउंट खोल रखे थे इन्होंने, सीधा ये पैसा देके बाहर निकल जाती है। इनको थोड़ी जल्दी भी थी। 2 घंटे बाद इनके साथ क्या होता है कि इनके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है, और नोटिफिकेशन ये कहता है कि आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, चलिए फेसबुक का एग्जांपल या जीमेल का एग्जांपल ले लेते हैं, गूगल का, ये जो अकाउंट है ये आप एंटर नहीं कर पा रहे, यानी किसी ने नोटिफिकेशन या किसी ने इसको ब्लॉक कर दिया या फिर रीसेट कर दिया। रीसेट का मतलब ये होता है कि पासवर्ड चेंज कर दिया है। ये बहुत कोशिश करती हैं कि उस पासवर्ड से एंटर करने की कोशिश करें, लेकिन ये अपने इन अकाउंट पे एंटर नहीं कर पाती हैं, एक्सेस नहीं कर पा रही। फिर क्या होता है, समीरा को उनके एक बॉस का कॉल आता है और वह कहता है कि समीरा, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट थे, वो इंटरनेट पे लीक हो गए हैं। जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे वो इंटरनेट पे लीक हो गए हैं। उसके बाद एक दोस्त से भी इनको फोन आता है और वो दोस्त ये कहती है कि तुम्हारी गंदी फोटो, तुम्हारी ऑब्सीन फोटो, इमेजेस और गंदी वीडियोस, यानी आपको मॉर्फ करके, आपका अलग अलग चेहरा लगा के आपका सोशल अकाउंट पे ये सारी फोटो डाली जा रही है। समीरा बेचारी परेशान हो जाती है, रोने लगती है, दुखी हो जाती है। एक तो इनके कारण प्रोजेक्ट के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे आ गए। उसके बाद जो इनकी फोटोग्राफ थी, सबसे बड़ी बात है औरतों या लड़कियों के लिए कि उनके नंगे या गंदे फोटो सोशल मीडिया पे डाल दिए जाते हैं। तो इन्होंने जो लॉग आउट नहीं किया उस पर ये बहुत दुखी होती है, और जो क्योंकि कहते हैं ना कि जो हो गया अब उसको कैसे वापस लाएंगे। समीरा पहुंचती है साइबर सेल पे, मतलब पुलिस के पास पहुंचती है, और पुलिस जो काम करती है वो बेहतर करती है। वो उस आदमी को जिसने ये काम किया है या जिस इंसान ने काम किया उसको धर लेती है और उसके बाद उसको जेल में भेजती है। तो यहां पर हमने क्या क्या चीज सीखी। पहली चीज तो आप अपने ब्राउजर को डायरेक्ट क्लोज नहीं करेंगे, लॉग आउट जरूर करेंगे। पहली चीज लॉग आउट जरूर करिएगा। जो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, पहले आप यूजर नेम पासवर्ड मतलब पासवर्ड डालेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका ओटीपी ये आना चाहिए आपके मोबाइल पे, आपके ही मोबाइल पे, तब आप कोई भी चेंज कर पाएंगे। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको करना है। ध्यान रखिए, यूजर नेम और पासवर्ड कभी भी ब्राउजर पे सेव ना करें। वेब ब्राउजर यानी कि जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया या गूगल क्रोम हो गया। इसके अलावा जो अगर आप सोशली बहुत एक्टिव है या सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके बहुत ज्यादा हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें मोबाइल से इसको लिंक करिए, ताकि अगर कोई भी इसमें छेड़छाड़ हो तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आए और आपको नोटिफिकेशन आए। ध्यान रहे कि अगर साइबर कैफे या किसी और के कंप्यूटर पे आप कोई काम करते हैं तो परमानेंटली डिलीट करिए सब चीजों को,
मतलब शिफ्ट डिलीट से होता है, शिफ्ट दबा के डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा आइटम, वो पूरा डिलीट हो जाएगा, कोई से रिट्रीव नहीं कर पाएगा। एक और तरीके का इसमें फ्रॉड या कहीं अपराध होता है, वो है मिसयूज ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ्स। इसमें क्या होता है कि जो अटैकर है यानी जो अपराधी है वो क्या करता है कि वो आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ है उनका उपयोग करता है अपना बना के। जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, या कोई भी ऐसा आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, उसका वो उपयोग करने लगता है, इसकी फोटोकॉपी बनाता है या इसको कहीं देता है ताकि आपको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया जा सके और वो अपना फायदा कर सके। इसका जो एग्जांपल है वो देखिए, यहां पर एक मिसयूज हो रहा है फोटोकॉपीज का, जो उसकी आइडेंटिटी प्रूफ है यानी कि पहचान पत्रों का दुरुपयोग हो रहा है। होता यह है कि जो सुरेश है वो एक नॉन रेप्यूटेड लोन एजेंसी, ध्यान रखिएगा, कई बार आपको मैसेजेस आते हैं कि आपको लोन मिल जाएगा, आपको इतना बगैर किसी इंटरेस्ट के लोन मिलेगा, फटाफट लोन मिल जाएगा। वहां पर ये अपने कागज बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहेंगे कि पहचान पत्र, वो यहां जमा करा देते हैं, क्योंकि बहुत कम लो इंटरेस्ट रेट पे ये इस झांसे में आ जाते हैं। ये अपना पैन कार्ड, ये अपना आईटी रिटर्न, सब चीजें यहां जमा करा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, 4 महीने बाद इनको एक फोन आता है। ये फोन आता है इनके बैंक मैनेजर से, और बैंक मैनेजर कहते हैं क्या आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है? सुरेश कहते हैं नहीं, मैंने तो कोई लोन के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है। सुरेश बैंक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये वाकई में इनके ही है, और इनके डॉक्यूमेंट का यूज करके क्राइम करने की कोशिश की जा रही है। जिस आदमी ने यह कोशिश की उसने एक बैंक में नहीं, तमाम कम से कम 7 ऐसे बैंक हैं या 7 ऐसी जगह है जहां पर लोन लेने की मंशा से इनके जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, फोटोकॉपी या उसका ओरिजिनल या फिर उसकी स्कैन कॉपी यूज की है। बस ये 7 ऑटो और पर्सनल लोन जो उपयोग करने की किसी ने कोशिश की, सुरेश को बहुत नाराजगी होती है अपने ऊपर कि किसी एक ऐसे अनट्रस्टेड एजेंसी से, कि ऐसे एजेंसी से जिसका हमें पता नहीं था, जिसका इंपॉर्टेंस भी हमें नहीं पता था, मैंने वहां पर अपने कागजात दे दिए जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो हम यहां क्या सीखते हैं? पहली चीज यह है कि कभी भी अपना डिटेल या कॉपी अपने आइडेंटिटी कार्ड की, चाहे आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, एड्रेस प्रूफ है, ये कभी भी एक ऐसे आदमी को ना दीजिए या ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ऑफिस को मत दीजिए जो उसका मिसयूज कर सकता है। ध्यान रखिए कि कभी भी कोई आइडेंटिटी प्रूफ किसी भी जगह पे मत छोड़िए। अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, बर्थ प्लेस हो, फैमिली डिटेल हो, आपका एड्रेस हो, फोन नंबर हो, कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत डालिए, सोशल मीडिया पे मत डालिए, ऐसी एप्लीकेशन पे मत डालिए जहां से लोग उसको छीन सकते हैं या निकाल सकते हैं। ध्यान रहे, जब भी आप किसी को फोटोकॉपी दें तो उसको जरूर इस तरीके से काट दीजिए, या यहां पर इसके पीछे वाटरमार्क लगा दीजिए। वाटरमार्क में ओनली फॉर यूज, या ये कहें कि नॉट फॉर, या ये कहें कि आप नॉट फॉर अदर यूज, या फिर आप इसे कह दीजिए फोटोकॉपी। यानी जो भी आपको वाटरमार्क लगाना है, जब भी वो आइडेंटिटी कार्ड आए किसी के पास, तो वो उसका यूज ना कर पाए किसी और काम में। ठीक, ध्यान रखिए, अपना क्रेडिट, डेबिट या एटीएम कार्ड, इसकी रिसीट निकलती है। जब भी आप किसी का एटीएम में पैसा निकालते हैं उसकी रिसीट निकलती है, उस रिसीट को वहीं फाड़ दीजिए, वहां पर वापस मत छोड़िए। एक और तरीका का इसमें फ्रॉड है जिसे हम कहते हैं क्रेडिट डेबिट कार्ड स्कीमिंग। इसमें क्या होता है कि जो आपका कार्ड है, इस कार्ड में सारी इंफॉर्मेशन होती है, इसमें एक चिप है ना, इलेक्ट्रॉनिक चिप है। इसी चिप में अगर आप देखें तो आपका नाम, आपका जो कार्ड नंबर है, जो एक्सपायरेशन डेट है, वो सारी चीजें, जो सीवीवी नंबर, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आपके कार्ड पे लिखी होगी ऊपर, या इस चिप में इंफॉर्मेशन होगी, है ना। तो अगर ये कार्ड कोई क्लोन कर ले या कार्ड किसी तरीके से वो बना ले तो इसका मिसयूज कर सकता है वो। तो होता यह है कि एक स्कीमर आता है, ये ऐसी मशीन आती है जिसमें जैसे ये कार्ड डालेंगे वो मशीन जो है ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास ले लेगी, और फिर ये मशीन के जरिए इस इंफॉर्मेशन के जरिए कोई आपका मिसयूज कर सकता है, इंफॉर्मेशन का आपके पैसे निकाल सकता है या आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। यहां पर जो हम इंसिडेंट देख रहे हैं, यहां पर जो एक कहीं इवेंट हुआ है, वो है क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्कीमिंग का। होता यह है कि सचिन और उनके दोस्त ये डिनर के लिए जाते हैं, कि रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं। तो यहां पर ये जो वेटर है वो इनको बिल पकड़ाता है। तो सचिन कहता है कि आप कार्ड से पेमेंट लेते हैं? वेटर कहता है बिल्कुल हम लेते हैं। तो सचिन अपना जो डेबिट कार्ड है वो वेटर के हवाले कर देता है। अब वेटर ये लेके जाता है अपने बिलिंग काउंटर पे और वहां पर इस कार्ड को स्वाइप करता है, लेकिन ये जो मशीन है ये है स्कीमिंग मशीन, यानी कि स्कीमर मतलब क्या होता है, इस कार्ड का इंफॉर्मेशन ये ले लेगी। एकदम वैसी मशीन दिखती है जैसे नॉर्मली मशीन आप देखेंगे किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी शॉप पे वैसी मशीन होती है। उसके बाद
वेटर क्या करता है, वो मशीन लेके आता है, सचिन अपना पिन डाल देता है। बस वो जो पिन डालता है ना, कई ऐसे कीपैड होते हैं जहां पर आप जब हाथ लगाएंगे और वो वहां पर स्पेशल लाइट में अगर वो देखें या इस पे केमिकल लगाएं तो आपका नंबर दिख जाएगा। जैसे आपने 2 3 4 8 किया है तो ये नंबर उनको दिख जाएगा। तो वेटर को एक तो कार्ड का डिटेल मिल गया, ठीक है, कार्ड का डिटेल स्कीमर से मिल गया और साथ में यहां से आपको पिन भी मिल गया, दोनों चीजें मिल गई उनको। उसके बाद जो वेटर है उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। कुछ दिनों बाद सचिन को इंफॉर्मेशन आती है कि उनके अकाउंट से 25,000 रुपए निकल गए हैं। बस ये दिन था। वो पहुंचते हैं पुलिस के पास और बताते हैं उनके साथ क्या क्या हुआ। उनको जब याद आता है, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, और फिर इनके साथ जो फ्रॉड हो गया है पुलिस मदद करती है और किसी तरीके से इनके पैसे वापस आते हैं और उस स्कीमिंग मशीन को पकड़ा जाता है। तो आप देखेंगे कि सचिन बहुत नाराज होता है अपने ऊपर, बहुत दुखी होता है कि किस तरीके से उसने केयरलेसली पिन को डाला, अपना जो कार्ड है वो किसी और के हवाले कर दिया, वो कहां जा गया, वापस कैसे आया, क्या उसके साथ हुआ, उसने कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि ये डिनर में आनंद लेने में व्यस्त थे। तो हमने क्या सीखा कि हमेशा ऐसी जगह पे अपना कार्ड दीजिए जो ऑथराइज्ड हो, यानी आपको लगे कि भाई कहीं भी आपको फिशी लगे, कहीं भी ऐसा लगे कि भाई गलत जगह लग रही है, यहां पर मैं कार्ड नहीं दूंगा, वहां कैश का इस्तेमाल करिए। दूसरा यह है कि कभी भी जो कार्ड, जो जैसे ये आदमी है, आपने इसको कार्ड दिया, इसकी मशीन जब ये इस पे लगा रहा है तो ये कार्ड आप अपने सामने ही करवाइए। आपको देखना है ध्यान से कि कहीं ये स्कीमर तो नहीं है, क्योंकि ऐसे कई पेट्रोल पंप और एटीएम आप देखते हैं जहां पर ये फ्रॉड होता है। अगर आप देखते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड रीडर ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, यानी कि अगर आप ये मशीन देखिए इस तरीके की है, अगर इस मशीन से बाहर की तरफ कोई चीज निकली हुई है तो आप समझ जाइएगा कि यहां पर स्कीमर है, क्योंकि एक मशीन जो होती है उसमें कार्ड आपका अंदर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जो चीज निकली होती है वो आपके कार्ड की डिटेल को चुराने के लिए होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिन को कभी भी शेयर मत करिए, क्योंकि पिन अगर आप शेयर कर देंगे, कार्ड अगर किसी को नहीं भी मिला, उसने इसकी इंफॉर्मेशन ले ली, तो पिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके जरिए आपका पूरा नुकसान हो सकता है। इसमें आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, किस तरीके से जो अपराधी हैं, स्कैमर्स हैं, वो साइकोलॉजिकल तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपके दिमाग से खेलते हैं। तो साइकोलॉजिकल ट्रिक, साइको मतलब दिमाग से रिलेटेड है ये, जहां पर अटैकर यानी जो पोटेंशियल आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, ऐसा आदमी, ऐसी औरत, ये आपके दिमाग के साथ खेलती है। और क्योंकि कई चीजें ऐसी हमारे दिमाग में है जो हम बहुत जल्दी मान जाते हैं या नहीं मानते, तो आपके सामने अगर कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर मैंने रख दिया, मान लीजिए कि भाई आपसे कहा गया कि सर अगर आप 100 रुपए खर्च करेंगे तो आपको 5,000 रुपए का हम एक कूपन देंगे जिसको आप कैश करा सकते हैं। तो आप बोलेंगे अरे 100 रुपए में 5,000 मिल रहा है, एक नया ऑफर आया है, ऐसे करके आपको बता दिया जाएगा। तो एक बार अगर आप उसमें फंस गए तो फिर या तो आपका पैसा जाएगा, या आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आधार की डिटेल आपने दी है, बैंक अकाउंट की डिटेल, वो सब चली जाएगी, या किसी और तरीके से आपका नुकसान पहुंचना बिल्कुल लाजमी है, होगा ही होगा। आपको एक बकरे की तरह फंसाया जाएगा और फिर आपका नुकसान पहुंचाना बिल्कुल तय है आपको, क्योंकि फेक ईमेल भेजे जाएंगे, ऐसे लगेंगे बिल्कुल सही ईमेल है, पढ़ के लगेगा बिल्कुल अरे ये तो सही में कुछ लिखा हुआ है। एसएमएस आ सकते हैं, कॉल आ सकते हैं। इसमें कुछ शब्द आते हैं जिनको जानना जरूरी है। एक है फिशिंग, एक है विशिंग, एक है स्मिशिंग। अभी मैं अंतर क्या समझिएगा, वैसे ऑलमोस्ट सेम सिमिलर चीज है, लेकिन फिशिंग का मतलब यह होता है, देखिए फिशिंग का रिलेशन है ईमेल से। तो ये जो ईमेल आपको भेजा जाएगा, आपको लगेगा कि बड़े लेजिटिमेट सोर्स से आया है जिस पर आप विश्वास करते हो, जैसे बैंक से आया है या किसी ऐसी ऑफिस से आया है या किसी जगह से आया है जहां का आप सामान खरीदते हैं, तो आपको लगेगा बिल्कुल वहीं से आ गया है। तो बैंक हो सकता है, कोई रिक्रूटर हो सकता है, क्योंकि जॉब की सबको जरूरत है और यहीं पे सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है। आदमियों को प्रेम की जरूरत होती है, यहां बेवकूफ बनाया जाता है। लगेगा कि क्रेडिट कार्ड कंपनी से आ रहा है, तो बेसिकली जो आ रहा है आप इसमें फंस जाएंगे और फिर आपकी सारी जो डिटेल्स है वो ले ली जाएगी। जैसे फिशिंग है वैसे ही विशिंग है, और फिशिंग और विशिंग में बस अंतर यह है कि जो विशिंग है वो ईमेल से ना होकर यह होता है टेलीफोन से। टेलीफोन जिसमें आप मोबाइल फोन कह सकते हैं, स्मार्टफोन कह सकते हैं, तो इससे बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। इससे यही काम होता है कि ऐसा लगेगा जैसे कोई बैंक आदमी बात कर रहा है या कोई रिक्रूटिंग कंपनी से बात कर रहा है,
और आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, और ऐसे मांगेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा सब कुछ सही चल रहा है। एक होता है स्मिशिंग, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फिशिंग है, विशिंग है। स्मिशिंग का मतलब ये होता है एसएमएस भेजे जाएंगे आपको। तो जो एसएमएस आएगा यानी कि जो टेक्स्ट मैसेज आएगा वो ऐसा होगा कि भाई एक लिंक आपको दे दी जाएगी या वेबसाइट की लिंक दे दी जाएगी कि भाई इसको आप ओपन करिए, या पहले फोन किया जाएगा, उसके बाद बोला जाएगा कि हम आपको एक एसएमएस भेजने वाले हैं, इस लिंक को क्लिक करिएगा, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है या आपका ये केवाईसी नहीं हुआ है और इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। वहां पर आप अपनी डिटेल डालने की कोशिश करेंगे और जैसे आप डिटेल डालेंगे तो बस आप उनके झांसे में फंस जाएंगे। सबसे बड़ी जो इसकी जरूरत होती है, ये लोग क्यों करते हैं फिशिंग विशिंग स्मिशिंग, वो आपका पैसा चुराना चाहते हैं और भी कई तरीके की का नुकसान है, हार्म है जो आपको पहुंचाना चाहते हैं। एक बहुत ही कॉमन फ्रॉड है लॉटरी फ्रॉड, क्योंकि आदमी हमेशा अगर उसको कहीं से भी कुछ फ्री का मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, तब वो खुश हो जाता है। तो ये जो लॉटरी फ्रॉड है, होता यह है कि आपको बताया जाता है कि सर आपका कोई प्राइज निकला है या आपकी कोई लॉटरी निकल आई है। वो फिशिंग हो सकती है, वो स्मिशिंग हो सकती है या विशिंग भी हो सकती है, तीनों तरीके के हो सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे आपको बताया जाएगा कि भाई लॉटरी हो गई, आप एकदम खुश हो जाएंगे और बस आपसे कुछ बोलेंगे कि आप ऐसा करिए कि आपकी लॉटरी लगी है 1,00,000 रुपए की, आपको बस करना यह है कि मात्र 100 रुपए इस अकाउंट में या इस नंबर पे या इस जो भी वो लिंक देंगे उस पर ट्रांसफर कर देना है। आप फटाफट ये काम करेंगे क्योंकि आपको पता रहता है कि 1,00,000 रुपए मिलने वाला है, और उसके बाद आपके अकाउंट में मान लीजिए 50,000 है या जितने भी हजार है, 5,000 ही है, वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। एक इंसिडेंट देखते हैं, एक स्टोरी देखते हैं लॉटरी फ्रॉड की। होता यह है कि हेमंत ये बहुत सारी लॉटरी की टिकटें खरीदते हैं और 2 साल से ये लॉटरी की टिकटें खरीद रहे हैं, लेकिन ये कभी जीत नहीं पाए। हमेशा ये कोशिश करते हैं या सोचते हैं कि बस एक बार मैं जीत जाऊं, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। रवि कहते हैं दोस्त, अपना पैसा इन लॉटरी टिकट्स पे बिल्कुल खर्च मत करो, मेहनत करो, काम करो, पैसे वहां से आएंगे। देयर इज नो फ्री लंच। अचानक हेमंत को एक ईमेल आता है और ईमेल में बताया जाता है कि 25 लाख की 25 लाख की लॉटरी निकल गई है। हेमंत बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि सालों से वो इसी दिन के इंतजार में थे कि कब मुझे पैसा मिले, कब मेरी जिंदगी सुधरे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, लॉटरी के टिकट तो खरीदे हैं ना। जो उसके बाद इंस्ट्रक्शंस होते हैं ईमेल में वो सब फॉलो करते हैं, और उसके बाद जब वो ये सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं और इनको जो फ्रॉडस्टर है वो कहता है कि भाई आप एक काम करिए, 30,000 रुपए बस जमा कर दीजिए, आपको 25 लाख रुपए मैं ट्रांसफर कर देता हूं या मिल जाएंगे आपको। ठीक, ये बिल्कुल खुश है अभी, बहुत मतलब अभी ये साइकोलॉजिकल थ्रिल में है, खुश है अभी। अब वो रवि को बताते हैं कि भाई मुझे इतना इतना पैसा आ गया है, मैं 30,000 दे चुका हूं, बताते हैं उसको। तो रवि कहता है कि भाई ये तो फेक ईमेल है, ये वो वेबसाइट नहीं है जहां से तुमने लॉटरी का टिकट खरीदा है, पैसा ट्रांसफर मत करना आप। लेकिन ये कहते हैं ओ माय गॉड, मैं तो पैसे ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूं, पैसे ऑलरेडी दे चुका हूं, फिर क्या करना था। ये दुखी होते हैं और जाते हैं ये अपना पुलिस स्टेशन, और उसके बाद ये बहुत दुखी होते हैं कि भाई एक तो मेरे पैसे चले गए, दूसरा बगैर किसी के ऑथेंटिसिटी या वेरिफिकेशन के बस एक ईमेल के आने से मैं इतना खुश हो गया, और आज मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो तो जाएंगे ही जाएंगे आगे चल के, मेरे मेहनत की जो 30,000 की कमाई थी वो भी चली गई। तो हम यहां क्या सीखते हैं? पहली चीज तो यह है, कोई भी अननोन सोर्स अगर है वहां से, जैसे आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें, आप उनको कभी मत दीजिए, कभी मत दीजिए। चाहे वो आपसे बोले हम आपके क्रेडिट कार्ड कंपनी से, हम यहां से, हम वहां से हैं, बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको कोई ऐसा ईमेल आता है जो आपको देखने से सस्पिशियस लगता है कि भाई कुछ गलत है, उसी समय उसे डिलीट कर दीजिए बगैर खोले, क्योंकि खोलेंगे, लिंक क्लिक करेंगे, बस। कभी भी कोई भी हो जिसको आप नहीं जानते हैं, अननोन अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफर नहीं करना, वही मना कर दीजिए। इट इज बेटर टू से नो, ना बोलना बेहतर है आगे पछताने से। और ध्यान रखिएगा कि आप लॉटरी जिसमें आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया वो कैसे जीत सकते हैं आप। कभी कभी आपने लॉटरी का टिकट लिया नहीं है तब भी आपको मिल जाता है,
ध्यान रखिए कि जो ईमेल आईडी आ रही है हमेशा गवर्नमेंट की जो होती है वो gov.in या फिर NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर.in इस तरीके की वेबसाइट होती है। और कहीं से अगर आपको आ रहा है तो उसका वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक स्पैम फिल्टर जरूर ओपन करके रखिए। कई लोग जो बेवकूफ बन चुके हैं वो इसको स्पैम में डाल देते हैं, और ये जब ईमेल सर्विसेज को पता चल जाता है बहुत जगह से कि ये जो ईमेल है ये स्पैम है, तो वो अपने आप वो स्पैम में डालने लगते हैं, तो आपको ये आपके प्राइमरी ईमेल पे दिखाई नहीं देगा। एक और बहुत कॉमन तरीके का फ्रॉड है वो है क्रेडिट या डेबिट कार्ड फ्रॉड। इसमें क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि भाई आपका जो क्रेडिट कार्ड है या आपका डेबिट कार्ड है, आपको जरूर फोन आता होगा, मुझे कई बार आया है कि ये ब्लॉक हो गया है, और ये ब्लॉक हो गया है, और जैसे ये ब्लॉक होता है या फिर आप, क्योंकि इसी से सारा काम होना है, आप परेशान हो जाते हैं, आप एकदम से पैनिक हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं। तो इसी साइकोलॉजिकल पैनिकिंग का या वरीनेस का फायदा उठाता है कौन? अटैकर, अपराधी। और आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो वो निकाल सकता है वो उसी समय निकाल लेगा, क्योंकि अभी आपकी मनः स्थिति ऐसी है कि आप अभी बिल्कुल एक्साइटेड हैं, आप परेशान हैं, और फिर उसके बाद जो वो आपकी इंफॉर्मेशन ले लेगा तो आपके पैसे चुराएगा या किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाएगा। एक इंसिडेंट देखते हैं इसी क्रेडिट डेबिट कार्ड फ्रॉड का। होता यह है कि मनीषा, इनको एक कॉल आता है और कॉल करने वाला कहता है कि क्या मनीषा से बात कर रहा हूं, मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूं, आपका जो डेबिट कार्ड है वो ब्लॉक हो गया है। ठीक, अब आप अगर इसको एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो मैं आपका वेरिफिकेशन करना चाहूंगा। नहीं, पहले ये कहते हैं कि मैं इसको अनब्लॉक कर सकता हूं, बैंक की तरफ से बोल रहा हूं। तो ये बोलती है अच्छा ठीक है, क्या करना होगा? तो बोले कुछ नहीं, आपको बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने आप को वेरीफाई करना होगा, मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछूंगा, अगर आप वेरीफाई कर दें अपने आप को तो मैं अपने आप इसको अनब्लॉक कर दूंगा। तो ये एक तो डेबिट कार्ड नंबर मांगते हैं और साथ में इसका पिन भी मांगते हैं। ध्यान रखिए, पिन कोई नहीं मांगता, कोई भी नहीं मांगता। उसके बाद मनीषा थोड़ा सा बोलती है, सोचती है, थोड़ी सी समझदार है, बोलती है कि मैं कैसे मान लूं कि मेरा कार्ड ब्लॉक है, राइट? तो ये बकायदा बताता है कि क्या आप मनीषा हो, एक सनफ्लावर सोसाइटी में रहते हो दिल्ली की, ये आपका मोबाइल नंबर है? तो मनीषा कहती है हाँ हाँ, ये तो इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं बिल्कुल सही है। मनीषा को थोड़ा बहुत विश्वास हो जाता है इन पे। उसके बाद वो ये कहते हैं कि मेरे पास सारी चीज तो है, आप बस अपना ये पिन नंबर बता दीजिए हमें। देखिए, क्रेडिट कार्ड किसी के लिए बेकार है जब तक आप इसका पिन आपके दिमाग में है, क्योंकि पिन जो होता है वो आपके दिमाग में होता है और पिन आपका सेफ्टी नंबर होता है। मनीषा थोड़ा गलती करती है, ये पिन नंबर इनको दे देती है और उसके बाद मनीषा कहती है कि ठीक है मेरा ये कर दीजिए आप। तो करण कहता है ठीक है मैं कर देता हूं इसको। बस 3 घंटे बाद ये होता है कि मनीषा को एक SMS आता है और उस SMS में लिखा होता है कि आपके अकाउंट से 10,000 रुपए डेबिट किए गए हैं, और एक जगह से नहीं कई जगह से खट 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 करके इनके पास मैसेज आते हैं और इनका अकाउंट खाली कर दिया जाता है। वो ये समझ पाती हैं क्योंकि इनको दिमाग में तो था कि ये फेक कॉल लग रहा है, लेकिन क्योंकि इनको सारी इंफॉर्मेशन बता दी गई थी, साइकोलॉजिकली इनको तैयार कर दिया गया, मनः स्थिति इनकी ऐसी तैयार कर दी गई कि इनको विश्वास करना पड़ा और फाइनली ये अपना पूरा पैसा खो जाती है। उसके पास ये साइबर पुलिस पे जाती हैं और वहां पर उनको बताया जाता है कि मैडम आप विशिंग इसकी शिकार हुई हैं। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और कल्प्रिट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मनीषा बहुत अपने ऊपर नाराज होती है कि देखिए किसी एक बंदे ने मुझे फोन किया और समझदारी से सोचने की जगह मैं पैनिक हो गई। और अब कहते हैं ना कि सबसे पहले जब आपको गुस्सा आता है, आप दुखी होते हैं तो आपका विवेक यानी कि आपका दिमाग काम करना बंद करता है। वही इनके साथ हुआ। इससे हम क्या सीखते हैं? डू नॉट गेट पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड का मतलब होता है कि उत्साहित, अमेज्ड, शॉक, नाराज, गुस्सा, ये मत होइए। अगर आपको कोई कॉल आता है और किसी ने कहा कि ये ब्लॉक हो गया है तो आपके पास तो पूरे ऑप्शन है ना, आप तो बैंक भी जा सकते हो। बैंक कभी भी एक फोन कॉल पे एक्टिवेशन और ये सब चीजें नहीं कराता है। बैंक कभी भी आपसे पिन नहीं मांगेगा, कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा, आपका CVV नंबर नहीं मांगेगा, वन टाइम पासवर्ड जो OTP नंबर होता है वो नहीं मांगता है, राइट? कोई भी ऐसी वाइटल इंफॉर्मेशन बैंक, लेजिटिमेट बैंक कभी भी नहीं मांगेगा, राइट? ध्यान रखिएगा कि जो कस्टमर केयर नंबर्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, आप मोबाइल में सेव करके रखिए। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी आती है तो वहां पर आप जाके सीधा फोन करिए कि मुझे यहां से इस नंबर से कॉल आया था और ये मुझे इस तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। एक और बहुत कॉमन फ्रॉड है वो है जॉब रिलेटेड फ्रॉड। इसमें क्या होता है कि एक बंदा है अब या बंदी है,
इसको नौकरी चाहिए, हर आदमी को रोजगार चाहिए चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबके लिए जरूरी है ना। हर आदमी चाहता है कि नौकरी लग जाए और बहुत कोशिश करते हैं कई लोग। तो होता यह है कि लोग ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, चूना लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि हम आपको जॉब दे रहे हैं, एक ऑफर भेजते हैं, एक बढ़िया सी सैलरी बताते हैं कि भाई ये सब आपको मिलेगी, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। और क्योंकि हर एक जॉब में ऐसा होता है कि पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, इंटरव्यू देने पड़ते हैं, अपना डिटेल देनी पड़ती है, अपना CV देना पड़ता है जिसे हम बायोडेटा कहते हैं। तो आप इस प्लॉट में फंस जाते हैं और उसके बाद या तो आपका पैसा जाता है या फिर आप किसी तरीके से फिजिकली आपको हार्म पहुंचाया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। एक ऐसा ही इंसिडेंट, एक स्टोरी अभी डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा, विक्रांत अभी बैचलर है, शादी नहीं हुई है, बेचारा अकेला रहता है। इनको एक बढ़िया सा ईमेल आया और इनको कहा गया कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है। एक एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन का एक फर्म है, एक कंपनी है, और बड़ी जबरदस्त सैलरी इसमें बताई। ये तो बहुत खुश हो जाते हैं और इनका मनस्थिति एकदम चेंज हो जाती है, क्योंकि अभी ये नॉर्मल थे लेकिन इतनी खुशी से भाव विभोर हो जाते हैं कि वाह, मुझे तो बढ़िया नौकरी मिलने वाली है, पैसा भी अच्छा है। ये फटाफट क्या करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और जो प्रोसीजर इसमें बताया गया है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। और फिर इसको ये अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। अब इन्होंने ये कहा कि भाई आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, ट्रैवल करना पड़ सकता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक होटल है, इसमें आपको आना पड़ेगा या रहना पड़ेगा, जो आपको जहां पर आपका इंटरव्यू होगा। विक्रांत पहुंच जाते हैं किस जगह पे, जहां पर ये वेन्यू है, और वहां पर वो देखते हैं कुछ कैंडिडेट्स हैं, वो भी हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं इनको एक ड्रिंक दी जाती है, बहुत खुश होते हैं कि वाह क्या बात है, नौकरी भी मिलने वाली है, यहां पर तो ड्रिंक भी मिल रही है। और उसके बाद ये जब ड्रिंक पीते हैं तो इनका सर चकराने लगता है, ये सोने की अवस्था में आ जाते हैं। और उसके बाद जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि ये कहीं पड़े हुए हैं और इनकी सारी चीजें जो लाए थे वो सब चोर चुरा के ले गए हैं। जब ये वापस आने की कोशिश करते हैं तो ये देखते हैं कि इनके घर का दरवाजा ये भी टूटा हुआ है, इनके घर का जो लॉक है उसको तोड़ा गया है और उनका घर भी लूट लिया गया है। तो आपने देखा कि जब वो पहुंचते हैं तो इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि इनके साथ ट्रिक हुई है और ये फिशिंग ईमेल यानी कि बेवकूफ बनाने वाला ईमेल इनके को भेजा गया है और किसी कौन ने, किसी अपराधी ने, किसी रॉबर ने ये काम किया है। तो ध्यान रखिए कि ये इतने नाराज होते हैं, अपने ऊपर दुखी होते हैं कि कभी भी किसी ईमेल को बगैर वेरिफिकेशन के अगर उसका इंटरनेट पे देखिए क्या चीज़ है, क्या वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं कंपनी, ये लोग कौन है, आजकल ट्रू कॉलर आ गया है, नाम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस कहानी से आप क्या सीखे? सबसे पहले ये है कि आप जिस भी जगह जॉब अप्लाई करें वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। न्यूज़पेपर ऑथेंटिक होना चाहिए, न्यूज़पेपर में जो एड्रेस दिए हैं या ईमेल एड्रेस दिए हैं वो सब ऑथेंटिक होने चाहिए। कोई भी आपको शक शुबा हो तो गूगल पे जाइए, सब कुछ आजकल मिलता है। ध्यान रखिए कि जो ईमेल आया है उसका डोमेन क्या है। जैसे अगर गवर्नमेंट से आ रहा है तो government.in होगा, NIC.in होगा। अगर प्राइवेट फर्म से आ रहा है तो प्राइवेट फर्म का नाम आप गूगल पे डालिए, देखिए प्राइवेट फर्म की वेबसाइट कैसी है, कहीं हेजी सी तो नहीं है, कोई गलत सी तो नहीं दिख रही, कोई जल्दीबाजी में बनाई हुई तो नहीं दिख रही, 1-2 पेज तो केवल नहीं है वेब पेज में। अगर कोई फोन नंबर है तो कॉल करके देखिए। अगर किसी ईमेल में स्पेलिंग, ग्रामेटिकल और पंक्चुएशन एरर है तो ये स्कैम होगा, ये जरूर कोई ना कोई आपके साथ घोटाला होने वाला है। क्योंकि ध्यान रखिए कि जो आदमी ये घोटाला करता है नॉर्मली, जैसे आपने जामताड़ा के बारे में सुना होगा, अब वहां के लोग आपको वो बेवकूफ तो बना सकते हैं लेकिन वो अपनी स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर में उनके हाथ तंग होते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलती कोई सरकारी आदमी या सरकारी संस्था तो कर नहीं सकती। ध्यान रखिए, कोई भी कॉल आए, ईमेल आए, जो अपने आप को कोई नौकरी देने वाला कह रहा हो या आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा हो या पैसे मांग रहा हो, वहीं पे बिल्कुल रूडली आप उनको मना कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है किसी को नाराज करने में। अगर आपका पैसा बचता है या आप आगे चल के परेशान होने से बचते हैं तो करने में कोई दुख नहीं होना चाहिए आपको। सोशल मीडिया फ्रॉड्स देखेंगे, ये क्या होते हैं और क्या बचने के तरीके हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सोशल मीडिया क्या है। सोशल मतलब सामाजिक, जहां आप लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। तो फ्रॉडस्टर यानी कि जो धोखेबाज होते हैं वो इन सोशल मीडिया अकाउंट का, इन सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, उनको ट्रिक करने की कोशिश करते हैं और पैसा, पर्सनल डिटेल, उनकी व्यक्तिगत जानकारियां लेने की कोशिश करते हैं, या तो किसी और को बता के या उनको फंसा के या सीधा मैसेज करके। सबसे कॉमन फ्रॉड जिनकी हम बात करेंगे उनमें सिंपैथी फ्रॉड है।
सिंपैथी यानी होता है जैसे आप गरीबों को देखते हैं सड़कों पे, वो जो गरीब हैं उसमें कितने गरीब ऐसे होते हैं जो वाकई में पैसा चाहते हैं या पैसा उनको ज़रूरत है। बच्चे को लाते हैं, गोद में बिठाते हैं, बच्चे को दवाई दे देते हैं कि वो दिन भर सोता रहे और आपसे वो भीख मांगते हैं। अच्छे खासे हाथ पैर वाली महिला और आदमी भी भीख मांगते हैं। वो सिंपैथी होती है। तो यहां पर क्या होता है कि जो अटैकर है यानी जो नुकसान पहुंचाना चाहता है वो आपको दोस्त बनाएगा सोशल मीडिया पे। किसी तरीके से वो आपका ट्रस्ट यानी कि विश्वास अर्जित करेगा और बाद में वो जिस काम के लिए आया है या जो उसे करना है आपको धोखा देगा, आपको हार्म करेगा, आपको दुख पहुंचाएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। यहां के इंसिडेंट देखिएगा, ये एक सिंपैथी फ्रॉड है, एक इवेंट है। यहां होता यह है कि यहां एक महिला आप देख रहे हैं, यहां एक पुरुष है। यह है संतोष। इंटरनेट पे बहुत रहते हैं ये और दोस्तों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं इंटरनेट पे। देखिए ध्यान रखिए कि इंटरनेट पे मिलना और साथ मिलना एक ही बात होती है। लेकिन कभी भी अगर आप राह चलते जा रहे हैं और कोई एक ऐसा आदमी मिलता है जिसको आप नहीं जानते, आप उसकी तरफ देखते भी नहीं है ना उसे याद करते, लेकिन यही काम आप इंटरनेट पे नहीं करते। आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, फोटो देखते हैं, मजा आता है देखने में कि चलो भाई नए दोस्त बनाएंगे और आप फंस जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार, लेकिन नॉर्मली इनको क्या होता है कि एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आता है और इस तरीके के लड़के जो यंग एज के होते हैं उनको अगर इतनी खूबसूरत महिला का अगर एक मैसेज आ जाए या एक डीएम आ जाए तो फटाफट बगैर कुछ सोचे फ्रेंड रिक्वेस्ट उनका एक्सेप्ट कर लेते हैं, लाइक भी कर देते हैं, उनकी पोस्ट को लाइक कर देते हैं। यहां जो आप देख रहे हैं महिला, इनका नाम है अपर्णा। ये इनसे बात करती है और धीरे धीरे बात थोड़ा आत्मीयता पे आ जाती है, थोड़ा इनमें अच्छा एक रिलेशन बन जाता है और अब इनको इन पे पूरा ट्रस्ट होने लगता है, विश्वास होने लगता है। इसी दरमियान यहां ये एक खबर करती है संतोष को कि भाई ऐसा है एकदम से कि मेरी मम्मी या मेरा ब्रदर जो भी वो नाम लेंगी वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, प्लीज मुझे 25,000 रुपये दे दीजिए। अब ये तो इनके दोस्ती में पागल हो गए हैं या इनको अपना दोस्त मान लिया है। ये फटाफट 25,000 भेज देते हैं। बस यही ये गलती करते हैं कि जब ये 25,000 भेज देते हैं ना अपर्णा इन्हें कहीं दिखाई देती है ना उसका फ़ोन काम करता है। बस ये पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन पे और पुलिस स्टेशन वाले साहब कहते हैं यानी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं साहब ये बहुत कॉमन क्राइम है, ये बहुत कॉमन अपराध है जो ऑलमोस्ट लोगों के साथ होता रहता है कि लोगों को दोस्त चाहिए, खासतौर पर महिला दोस्त चाहिए और वो इस बात का लोग फायदा उठाते हैं। इसे हम सिंपैथी फ्रॉड कहते हैं। अल्टीमेटली अपर्णा को पकड़ लिया जाता है लेकिन हमेशा इस तरीके से नहीं होगा, इसलिए आपको बचना है। कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे आपको, अगर आप उन्हें नहीं जानते तो सीधा उनको मना कर दीजिए। अगर आप उनको नहीं देखा या कहीं नहीं मिले आप, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो साइबर पे इंटरनेट के जो अपराधी होते हैं, वो कई बार आपके दोस्त का, जैसे आपका दोस्त है, बिल्कुल उसी की फोटो कॉपी कर लेंगे, उसकी चीजें डाउनलोड कर लेंगे और एक अकाउंट बना देंगे। फिर वो आपको फोन करेंगे या आपको मैसेज करेंगे, आपको लगेगा कि ये कर रहा है और आप फटाफट इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और आप फंस जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि अपनी पर्सनल डिटेल यानी व्यक्तिगत जानकारियां, खासतौर पे जो पैसे से रिलेटेड है, वो किसी को भी मत दीजिए, अपने दोस्तों को भी मत दीजिए। दोस्तों को फोन पे बात कर लीजिए, व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए या किसी और तरीके से बात कर लीजिए। अपने दोस्तों को, यारों को, फैमिली वालों को जरूर बता के रखिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, कौन है ये, और हमेशा उनसे मिलने के लिए पब्लिक प्लेस पे जाइए, किसी कोने खोपचे में या फिर किसी ऐसी जगह मत जाइए जहां पर आपका नुकसान हो सकता है। एक रोमांस फ्रॉड है। रोमांस मतलब होता है प्रेम, मोहब्बत। बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं और क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज है, एक आदमी और एक औरत में प्यार होगा तभी आगे बात बढ़ेगी, ताकि आगे की जनरेशन चलेगी। तो ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा आयाम है, लेकिन लोग इसका फायदा उठाते हैं। आपको शायद फिजिकली हर्ट कर दें, पैसा आपका खींच ले या आपको इमोशनली ड्रेन कर दें, कि कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनके साथ अगर ऐसा हो जाता है। एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं, रोमांस फ्रॉड है। तो यहां पर एक बहुत ही सुंदर, सुशील, घरेलू और ट्रेडिशनल लड़की है और अचानक उसको एक डूड हम कहते हैं ना, उनका मैसेज आ जाता है या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है। ये इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। हैंडसम है लड़का, अच्छी बात करता है और प्रोफाइल में बातचीत शुरू हो जाती है, लाइकिंग वाइकिंग हो जाती है। उसके बाद फोन नंबर एक्सचेंज होते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये इनको प्रपोज कर देते हैं कि भाई तुम बहुत सुंदर हो, तो मेरी गर्लफ्रेंड बनो, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है मुझे। और वो सब जो अमूमन लड़का लड़कियों में होता है वो इनके बीच में होता है। तो
आगे की बात बढ़ती है, क्योंकि देखिए मैं ये कह रहा हूँ लड़का लड़की में ये सब चीज़ें होती हैं, नॉर्मल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब फंसा के किया जाता है, इनको फंसा लिया, अब फंसा के लॉज ले गए, अब ये तो लड़की प्रेम में है क्योंकि उसे लगता है ये प्रेम में है, आगे के लिए शादी ब्याह होगा, तो इस तरीके की बात होती है। ये जाते हैं यहाँ पर, ये अपना संभोग क्रिया करते हैं, मतलब आपस में एक रिलेशनशिप बना लेते हैं, संबंध बन जाता है इनका। लेकिन ये लड़का है बदमाश, ये इनकी फोटो उतार लेता है इनकी नग्न अवस्था में, और जो ये आपस में कर रहे होते हैं उसकी फोटो वीडियो बना लेता है और इनको धमकी देता है कि देखिए साहब, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगी तो ये पिक्चर और वीडियोस मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा और साथ में आपको जो पॉर्न साइट है उन पे भी डाल दूंगा। एक घरेलू लड़की, एक सीधी लड़की जब इन चीज़ों में फंस जाती है, क्योंकि देखिए नेचुरल है, किसी के प्रति आकर्षण गलत नहीं है, मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता, लेकिन इसमें फंसना ये गलत है। वो पहुंचती है पुलिस साहब के पास। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि भाई आपके साथ रोमांस फ्रॉड हुआ है, किसी ने प्यार के झांसे में आपको फंसा लिया है और आपके साथ शारीरिक भी उसने किया है और अब आपको बदनाम भी करेगा। फाइनली होता क्या है, ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, देर सवेर इनको पकड़ना होता है, पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी चक्करों में फंसना ही क्यों, बस सीधी सी बात ये है। तो यहां आप क्या सीखते हैं, पहली चीज, कोई भी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, आपको कहीं से भी कोई एक लिंक आए कि भाई मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं, या आपको बड़े अच्छा हैंडसम आदमी दिखे, बहुत सुंदर लड़की दिखे, बिल्कुल नो है। आपके आसपास जो है, आपके स्कूल में जो है, आपके पड़ोस में जो है, उनसे प्यार करिए, ऐसी क्या बात है ना। कभी भी अपनी नग्न फोटो जिसमें हम शरीर के पार्ट्स दिखाते हैं वो कभी मत भेजिए, और अपनी पर्सनल डिटेल्स और फाइनेंशियल डीलिंग आपको बिल्कुल नहीं भेजनी है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये पूरा अथाह सागर है, कौन अच्छा है कौन बुरा है कैसे पता करेंगे आप। एक और बड़ा कॉमन क्राइम है जिसे हमें बचना है, वह है साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब होता है, एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एक लड़की है, बहुत सुंदर है, उसके पीछे एक लड़का बार बार पीछे पीछे जाता है, वो जहां जहां जाती है वहां वहां जाता है, मतलब इस पे ये नजर रखता है, तो नजर रखने को हम स्टॉकिंग कहते हैं। ये नहीं चाहती फिर भी ये स्टॉकिंग कर रहा है, ये इनके पीछे पीछे पड़ा हुआ है। तो ये जैसे अमूमन देखते हैं रोड पे रोमियो करते हैं, ये इंटरनेट पे भी होता है, साइबर पे भी होता है। तो यहां पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का माध्यम चुनते हैं, चाहे वो ईमेल का यूज करें, चाहे वो एसएमएस का यूज करें, या फिर कोई भी और तरीका हो सकता है, चाहे वो डिस्कशन ग्रुप में आ जाए, वेबसाइट पे आपके रिप्लाई करने लगे, या फिर आपको स्टॉक करने लगे। तो बेसिकली क्या होता है कि वो आपकी हर चीज जान रहे हैं, और उसके बाद जब आप अपनी चीज बताते रहते हैं और वो हर चीज जानते होते हैं, तो अच्छे लोग के अलावा ऐसे बुरे लोग भी हैं जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। तो एक आपको मैं इंसिडेंट बताता हूं, साइबर स्टॉकिंग का है। होता यह है कि एक बड़ी सुंदर लड़की है और बड़ी पॉपुलर लड़की है, बड़ी एक्टिव है, बहुत इसका फ्यूचर ब्राइट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमेशा बताते रहती है, मैं आज यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, आज मैंने यहाँ चेक इन किया, आज मैं इसके साथ हूँ, आज मैं उसके साथ हूँ। तो ये अपनी हर चीज़ चेकिंग, जहाँ जहाँ ये जाती हैं वहाँ का टाइम बताती हैं, जगह बताती हैं, अपनी फोटो डालती हैं। अब ये जो ये कर रही है, यहाँ पर एक बंदा है जो इनको स्टॉक कर रहा है, यानी इनकी हर एक मूवमेंट पे ध्यान दे रहा है। इनके इरादे नेक नहीं है, क्योंकि ये हर चीज बता रही है, अपनी जिंदगी ये इंटरनेट पे हजारों लाखों लोगों को दिखा रही है। तो होता यह है कि एक ट्रिप प्लान करती है, और ट्रिप जो प्लान करती है उसमें वो बताती है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। ये लड़के को पता है, ये इनको वहीं घेर लेता है। ये अकेली, ये कहती है, यहाँ पर जो मैंने बताने की कोशिश की है कि ये अकेली जा रही है, कहती है कि मैं आज सोलो ट्रिप करूंगी, अकेली जाऊंगी और यहाँ मैं अकेली रहूंगी। और ये इसके पीछे इनके जाता है और इनके साथ मोलेस्टेशन करता है, इनको अब्यूज करता है, यानी आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। बस उसके बाद रोना गाना होता है। क्यों होगा? क्योंकि आपने वो काम किया जो नॉर्मली नहीं करना चाहिए। अपनी बातें आप दुनिया को बता रहे हैं, तो दुनिया में इस तरीके के लोग भी तो हैं, दे आर रॉटन टमाटोज ऑल्सो। उसके बाद क्या होगा? पुलिस के पास जाएंगे आप। अब ये सब पुलिस में जाने के बाद ये पकड़ा भी जाता है, कभी नहीं भी पकड़ा जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती है दिली तौर पे, दिमागी तौर पे। तो बचिए इन सब चीज़ों से। क्या हमको करना है? पहले अपने प्रोफाइल को सबसे पहले लॉक करिए। प्राइवेसी सेटिंग्स होते हैं, खासतौर पे जो बच्चे हैं और लड़कियां, उनके लिए बता रहा हूं। अपने फोटो, पोस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये सब पे बहुत ध्यान रखिए, कौन आपको भेज सकता है। ध्यान रखें कि आपकी जितनी भी व्यक्तिगत जानकारियां हैं वो केवल उनको मिले जिनको आप जानते हैं, जो आपके दोस्त हैं, राइट। अपलोड कर रहे हैं आप फोटो को, और ऐसी ऐसी फोटो कर रहे हैं जहां पर ऐसे साइबर स्टॉकर, यानी आपके ऊपर नजर गड़ाए हुए जो गिद्ध है वो आपको देख रहे हैं और आप उनके सामने पेश हो रहे हैं, तो नुकसान हो सकता है। एक साइबर बुलिंग है। बुलिंग का मतलब होता है कि बदमाशी, या ये कहें कि चिढ़ाना, या ये कहें, आपको कहते हैं ना
कील चुभ होना। तो साइबर बुलिंग ये होता है जैसे डिजिटल डिवाइसेस पे, अगर आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप रास्ते से चल रहे हैं, आप बेचारे बड़े शांत स्वभाव के हैं और दो बड़े बड़े लड़के आएंगे गुंडे जैसे और आपको बोलेंगे ए भाई, हाथ मारेंगे, धक्का देंगे और कुछ उल्टे सीधे कमेंट पास करेंगे, खासतौर पे अगर किसी अलग जाति के हैं, अलग कास्ट के हैं, अलग धर्म के हैं, तो इस तरीके की चीज़ें नॉर्मली देखी जाती है। लड़कियों पे तो छीटाकशी होती रहती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। अब ये लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं, ये आपके ट्विटर अकाउंट पे पहुंच जाएंगे, एसएमएस कर देंगे, किसी फोरम पे चले जाएंगे, अगर आप गेमिंग पे हो वहां चले जाएंगे, आपके किसी भी जगह पे जहां पर भी आप पहुंचेंगे वहां आपको बदनाम करने के लिए या आपको छेड़ने के लिए, बदमाशी आपके साथ करने के लिए हर जगह पहुंच जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत तरीके से हार्म कर सकते हैं। आपके गलत कंटेंट, यानी कि ऐसी चीज जो है ही नहीं, गलत इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। बेसिकली आपको शर्मिंदा करना चाहते हैं और जनता की नजरों में आप गिर जाएं, ऐसा करना चाहते हैं। कभी कभी ये अपराध भी कर देते हैं आपके साथ। क्या करना है आपको, कैसे बचना है, पहले मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा, फिर देखते हैं इसमें बचने के क्या हमारे पास संसाधन या साधन उपलब्ध है। साइबर बुलिंग में एक बच्चा है और बहुत ही सीधा है, कम लोगों से बात करता है। जो लोग हमेशा बात नहीं कर पाते वो इंटरनेट का सहारा लेते हैं, वहां दोस्त ढूंढते हैं। तो होता यह है कि इनके दोस्त हैं, इनके दोस्त, ये दोस्त तो नहीं कहेंगे, कुछ लड़के हैं जो आते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं, चिढ़ाते हैं और बहुत उल्टी सीधी बात करते हैं। लेकिन ये बेचारा सीधा है, कहता है कि मैं क्यों आर्ग्यूमेंट में पढ़ूं, क्यों लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ूंगा, चुपचाप निकल जाता है। ये लोग इसका पीछा नहीं छोड़ते। ये लोग फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, जो भी जिस जगह भी वो है, और वहां पर उसको डिफेम करते हैं। एडल्ट गंदे गंदी बातें उससे करते हैं, उसकी गंदी गंदी फोटो डाल देते हैं या लोगों के सामने उसका ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि वो खुद ही शर्मिंदा हो जाए। अब ये इसकी हालत जब माँ बाप देखते हैं तो बोलते हैं कि भाई क्या हो गया बेटा। वो बोलता है कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मेरे साथ ये हो गया। तो माँ बाप जब जानकारी लेते हैं तो सीधा पुलिस के पास पहुँचते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ। पुलिस अपने काम जो बखूबी करती है वो इन वायरल पोस्ट को हटा देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अपने स्कूल वालों को बताना चाहिए, कॉलेज वालों को बताना चाहिए, पड़ोसियों को बताना चाहिए कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ताकि लोग इन्फॉर्म रहें और वो लोग डिटर हों। ध्यान रखें कि जब भी आपका बच्चा नॉर्मली जो बिहेव करता है, जब वो एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है, यानी कि वो एकदम काम हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, या वो एग्रेसिव हो जाए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, तब आपको समझ लेना है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो पढ़ाई से रिलेटेड है या कोई उसे परेशान कर रहा है, खासतौर पर लड़कियों के लिए। तो देखिए साइबर बुलिंग जो है उनको बताइए कि ये पनिशेबल क्राइम है, एक अपराध है। ना तो आप ये किसी और के साथ करने वाले हैं, ना आपको कोई करेगा तो आप सहने वाले हैं। अपने बच्चों को, अपने लोगों को बताइए कि कौन सी सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस है, और अपने बच्चे की जो इंटरनेट या सोशल मीडिया की एक्टिविटी है वो जरूर देखिए। कंप्यूटर मोबाइल चेक करते रहिए, बहुत सारे लॉक्स होते हैं, पेरेंटल लॉक्स होते हैं, वो कर दीजिए। और कभी भी कोई बुली हो रहा है, चाहे आप किसी को बुली देख रहे हैं, देखिए अगर अपराध हो रहा है उसको देखना भी अपराध है, तो ये सीधा आप पेरेंट्स को या टीचर्स को बताइए। कोई भी गलत मैसेज, गंदा मैसेज अपना अगर आता है तो उसको हटाइए मत, क्योंकि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में फायदा होगा, और सीधा पुलिस या किसी अथॉरिटी के पास पहुंचिए। एक बहुत कॉमन फ्रॉड आ गया है जिसे हम कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉड। अब होता यह है कि आपके पास, ऑलमोस्ट हम सभी के पास आज स्मार्टफोन है, और ये जो स्मार्टफोन है वो बहुत स्मार्ट है क्योंकि ये एक मिनी कंप्यूटर है। और जब आप मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसमें, जैसे कंप्यूटर में क्या होते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं, इसी तरीके से मोबाइल जो आपके हाथ में है स्मार्टफोन, उसमें आप एप्स डाउनलोड करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। तो जो एप्स डाउनलोड करते हैं उसमें कई ऐप्स जो होते हैं वो मोबाइल के साथ आते हैं, उनको आप ट्रस्टेड मान सकते हैं। जैसे एंड्रॉयड अगर इसमें है या और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें आपके एप्लीकेशंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम साथ में आता है, फेसबुक साथ में आता है, यूट्यूब साथ में आता है, ऐसे तमाम तरीके के हैं। कुछ जैसे बैंकिंग के भी आ जाते हैं। अब होता यह है कि ये ऐप्स लाखों की संख्या में है, इस ऐप्स को बनाना बड़ा आसान भी है। तो क्या होगा कि एक यहां पर स्कैमर है, कंप्यूटर साइंस की जानकारी है, बना लेता है, एंड्रॉयड ऐप बना लेता है। वो क्या करेगा, वो ऐप बना के जो गूगल का प्ले स्टोर है या फिर एप्पल का जो एप्पल स्टोर है उसमें डाल देगा। और आप, ये कई सारे ऐसे लोग होते हैं, ये लोग ऐप्स का नाम बड़ा सेम रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक सिक्योर वीपीएन ये आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसका नाम होगा ऐसे, बिल्कुल सेम नाम होगा।
तो आपको पता तो नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले भी धोखा खा जाते हैं, तो हम और आप कौन सी बला है। तो हम ये अपने इसमें डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हम ये इस पर डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, तो एक तरीके से आपका घर है ना, यहाँ पर बाहर खड़ा हुआ आदमी, आपने गेट खोल दिया तो ये अंदर आ जाएगा, और फिर अंदर आके ये क्या क्या कर सकता है आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से ऐप को आपने अंदर आने दिया, अपने घर में आने दिया, और जब आपके घर में आ गया यानी कि आपके स्मार्टफोन पे आ गया, तो वो क्या नहीं कर सकता, इसकी कल्पना कीजिए। तो आज जिस तरीके से हम स्मार्टफोन्स की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे ये स्कैमर, धोखेबाजों की, बदमाशों की भी, कंप्यूटर पे जो बदमाश है उनकी भी बादशाहत बढ़ती चली जा रही है। ठीक, ऐप जो है वो इतने लाखों की तादाद में हो गए हैं। हमने देखा कि पिछले सालों में गूगल ने और साथ में एप्पल ने बहुत सारे जो ऐसे ऐप्स हैं जिसको हम फ्रॉड ऐप्स कहते हैं, उनको हटाया है। तो होता यह है कि जो खराब ऐप है, फेक ऐप है, आपको ये अपने आप को दिखाएंगे कि लेजिटिमेट ऐप है, क्योंकि आप तो नहीं जानते ना। आपको अगर जैसे मान लीजिए कुछ स्कैन करना हो तो आप क्या करेंगे, जैसे आप प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे स्कैन, तो तमाम तरीके के ऐप आ जाएंगे। अब उसमें क्या होगा कि कोई एक आध आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, और वो काम भी करेगा, ऐसी बात नहीं है, वो काम भी करेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जो पॉपुलर ऐप है, जो किसी बड़ी कंपनी ने निकाला है, और जो आपने ऐप डाउनलोड किया है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि ये बना है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके घर के अंदर जाके चोरी करेगा, आपका जो ताला है तोड़ेगा, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। क्या आप ये चाहते हैं ऐसा हो? अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो एक स्टोरी सुनिए। एक इंसिडेंट में बताना चाहता हूं यहां पर किस तरीके से साइबर अटैक होता है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, और मोबाइल एप्लीकेशन जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होते हैं। यानी कि अगर आपने एक सेब खाया, सेब सब खाते हैं, ऐप सब यूज करते हैं, और उस सेब में अगर किसी ने इंजेक्शन डाल के कोई हार्मफुल पदार्थ डाल दिया तो आप तो खा लेंगे, और फिर जो होगा वो आप जानते हैं। इसी तरीके का यहां पर नुकसान पहुंचता है। अब देखिएगा, ये दो डॉक्टर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनने के लिए 10-11 साल की पढ़ाई लगती है, यानी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। अब होता यह है कि कंप्यूटर साइंस से उतना ज़्यादा इनका वो नहीं होता है। ये कहीं थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है कि भाई एकदम से आप हैकर, क्रैकर या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो गए। थोड़ा बहुत आइडिया सबको होता है। तो समंता और जो रोहिणी है वो रेसिडेंट डॉक्टर हैं, और यहाँ पर ये एक मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स इनकी बहुत सारी होती है, इनको ये स्कैन करते हैं। स्कैन मतलब जो कागज़ होगा उस पर मोबाइल रखेंगे और उसके कैमरे से स्कैन हो जाएगा और डिजिटल फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो ये काम करते हैं। ये क्या, सभी डॉक्टर ऐसे काम करते हैं। तो समंता कहती है कि यार ये ऐप देखो, एक नया ऐप, ये जो ऐप है ना, इससे क्वालिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है जो हम स्कैन करते हैं, और साथ में ये फोटो को कंबाइन कर देता है, और साथ में इनको पीडीएफ में चेंज कर देता है, आप शेयर भी कर सकते हैं। तो रोहिणी कहती है कि क्या मैं ये शेयर करूं, मतलब अपने सीनियर डॉक्टर से कि पता करने के लिए कि भाई ये ऐप सही है कि नहीं है, या इसके बारे में जानकारी ली जाए। तो इनकी बातचीत चल रही होती है, और पता चलता है कि समंता कह लेती है कि मुझे जितना पता है कि ऐसे कई सारे ऐप होते हैं, कई सारे एप्लीकेशन होते हैं जिनमें मैलवेयर होता है। मैलवेयर क्या होता है साहब? मैलवेयर में देखिए, नाम देखिएगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो हम जानते हैं। मैलवेयर मतलब मैल आता है मिलीशियस से। मिलीशियस मतलब होता है गलत तरीके से, या फिर किसी गलत इंटेंशन से, गलत सोच से किया गया काम। मिलीशियस इंटेंशन, मिलीशियस वर्क। मिलीशियस मतलब दिमागी फितूर, गलत फितूर। तो मैलवेयर ऐसा होता है जो आपके, जैसे वायरस होते हैं, जैसे वॉर्म्स होते हैं, जैसे ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, है ना, ये सारे के सारी जो है ये अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप अगर इन ऐप्स को डाउनलोड करेंगे, तो इन्होंने ये कहा कि देखो ऐसा है कि भाई इनमें बातचीत चल रही है कि ये जो ऐप आप बता रहे हो, एक तो इसमें मैलवेयर लगा हुआ है, हमने सुना है, और साथ में इसमें इंट्रूसिव एड्स हैं, साथ में ये पेड सब्सक्रिप्शन भी मांगता है। इसका मतलब कि एक तो इसमें बार बार ऐड आएंगे, विज्ञापन आएंगे। विज्ञापन कुछ भी हो सकते हैं, अच्छे गंदे बुरे सब हो सकते हैं, और साथ में ये पेड पैसा भी मांगता है कि भाई अभी ये आप यूज नहीं कर पाओगे, एक दिन के लिए इतना ही स्कैन कर सकते हो और पैसा दो। ठीक, तो रोहिणी कहती है कि ना बाबा ना, मेरे फोन को इफेक्ट नहीं करने वाला है और मैं इसको अनइंस्टॉल नहीं करने वाली। ये बात समंता की अनसुनी कर देती। अब ये अपने डॉक्टर्स के साथ खड़ी हैं और अचानक से एड्स आने शुरू हो जाते हैं, और ऐसे गंदे गंदे ऐड जिसमें आदमी और औरत नग्न अवस्था में है, और वो एडवर्टीजमेंट है किसी डेटिंग का या किसी पोर्न का, किसी गंदी चीज का। और जैसे ये देखती है ये डॉक्टर के सामने,
कि भाई ये तो गंदी गंदी चीजें इसमें से एक, और ये इस पर कंट्रोल भी नहीं है इनका, ये एकदम से आने लगते हैं, क्योंकि जो क्रॉस बटन आता है वो 10 या 20 सेकंड बाद आता है, वो ऐड कम से कम 10-20 सेकंड तक चल रहा है, तब तक तो आप सोच लीजिए आपका नाम खराब हो जाएगा कि आप ऐसी चीजें देखते हैं। तो रोहिणी बहुत ही शर्मिंदा होती है कि भाई इनके कलीग्स के सामने वहां पर जो गंदी चीज है, गंदी चीज होती हुई सब लोग देख रहे हैं, जबकि समंता कहती है कि आप परेशान ना हो, एम्बैरेस्ड, शर्मिंदा ना हो, ये आपकी मिस्टेक नहीं है, ये मोबाइल ऐप फ्रॉड है। अब आगे क्या कहानी बनती है? आगे होती है कि आपको मैंने कहा था भाई कि ये जो ऐप है, ये जो एप्लीकेशन है, इसको आप अनइंस्टॉल कर देते, राइट। और वो ये भी कहती है रोहिणी कि भाई इसने क्या किया कि पैसा भी ले लिया। रोहिणी कहती है कि इस ऐप ने पैसा भी ले लिया, मुझे पता भी नहीं चला, मतलब पेड सब्सक्रिप्शन ले लिया। तो रोहिणी कहती है कि भाई समंता तुम जो कह रही थी वो बात मैंने बात आपकी मानी नहीं, और ये जो ऐप था वाकई में इसमें मैलवेयर था, यानी कि इन्फेक्टेड था, बेसिकली इन्फेक्टेड था, और वार्निंग्स इसकी आ रही थी। मैंने बस क्रॉस क्योंकि मेरा काम बन रहा था इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल किया, मेरा काम जब तक बनता रहा, आज इसने जो मेरे साथ किया है वो बड़ा नुकसानदेह हो गया। ध्यान रहे, कभी भी जो भी मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करें वो किसी ट्रस्टेड सोर्स से करें। अभी जब जो प्ले स्टोर है या फिर जो एप्पल स्टोर है वो ट्रस्टेड तरीके से ही ऐप डालते हैं, अगर गलत है तो वो नहीं डालते, आजकल आने नहीं देते। दूसरा ये है कि जब भी आप एक ऐप को इंस्टॉल करें तो ये बहुत तमाम तरह की आपसे परमिशंस मांगने वाला है। तो परमिशंस आप जब मांगेंगे तो आप जो मांगेगा तो आप देखिए कि वो क्या मांग रहा है, क्या नहीं मांग रहा है। जैसे एक फोटो एप्लीकेशन है, एक फोटो लेने वाला जो एप्लीकेशन है वो माइक्रोफोन क्यों मांगेगा? अगर माइक्रोफोन का एक्सेस मांगता है तो समझ जाइए कि ये गलत ऐप है। अपना सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड हो या जो भी हो या मोबाइल एप्लीकेशन, इसको हमेशा आप अपडेट करते रहिए, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया है, मान लीजिए आपने फेसबुक में डाउनलोड कर लिया है, फेसबुक में कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी ने कोई सिक्योरिटी लूप होल पता लग गया इसका, तो फेसबुक वाले से ठीक करते हैं, तो इसको अपडेट फिर आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इन्फेक्टेड चलाते रहे तो आपको नुकसान सहना पड़ेगा, लोग जो स्कैमर्स हैं वो घुस जाएंगे उसके अंदर अपने कंप्यूटर स्किल द्वारा, राइट। ध्यान रहे कि जो भी गलत या नुकसानदेह एप्लीकेशन है, अपडेट्स हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। और अगर आपको लगता है कोई एप्लीकेशन गलत है या ये नुकसान पहुंचा सकता है, सीधा इसका जितने भी डेटा इसका कैश में हो या जो भी हो उसको क्लीन करिए और फटाफट इसको जल्दी से पेशतर इसे अनइंस्टॉल कर लीजिए। आजकल एक बहुत ही कॉमन फ्रॉड है जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। तो ये जो धोखेबाजी है ये ऑनलाइन बैंकिंग में होती है जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं, क्योंकि खास तौर पे अगर हिंदुस्तान की बात देखी जाए तो डीमोनेटाइजेशन के बाद में ये हुआ कि डिजिटल पेमेंट्स को बहुत बढ़ावा मिला है। ऑलमोस्ट ये तरीका फुल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड या ऐसी धोखाधड़ी बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जिसमें ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट का यूज़ है। तो आजकल आप घर बैठे बैठे, चाहे आपने ब्राउज़र पे, अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, पीसी पे काम कर रहे हैं, या फिर ऐप पे अगर आप स्मार्टफोन पे काम कर रहे हैं, तो आराम से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे। बस आपको QR कोड कहीं पे बस स्कैन करना है, कभी आप बस अपने बैंकिंग मोबाइल ऐप से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो होता यह है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा बंदा जो आपकी आइडेंटिटी चुरा लेता है, कहने का मतलब वो आपकी सारी जानकारी जान जाता है, चाहे आपका यूज़र नेम हो, पासवर्ड हो, OTP हो, और वो मल्टीपल तकनीक का इस्तेमाल करता है। तो आपकी आइडेंटिटी चुरा लेता है, और फिशिंग का भी तरीका इसमें इस्तेमाल करते हैं। फिशिंग हम पहले देख चुके हैं। अब आपका अकाउंट आपके हाथ में है, बेसिकली यू डोंट हैव टू गो टू बैंक नाउ, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप सब चीज़ें अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से कर सकते हैं, चाहे पैसे ट्रांसफ़र करना हो, स्टेटमेंट प्रिंट करना हो। तो इसमें यह होता है कि जो भी आपके ऐप्स हैं या फिर आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, वो आपको एक यूज़र नेम, जिसे हम कस्टमर आइडेंटिटी नंबर कह सकते हैं, या फिर आपका पासवर्ड, वो आपको दिया जाता है। और फिर उसके बाद आप ये जब तक नहीं डालेंगे सही, तब तक आपका ट्रांजैक्शन नहीं होगा। एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी होता है। लेकिन होता यह है कि ज़रा सा इग्नोरेंस, ज़रा सी सिली मिस्टेक या ज़रा सी चूक होने पर अगर आप हल्का सा ध्यान इधर उधर करें तो यहाँ पर साइबर क्रिमिनल्स हर जगह बैठे हुए हैं। क्योंकि जब आपके पास ऐप में मोबाइल ऐप जब आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, या आप ब्राउजर पे आपने खोला, तो आप एक तरीके से पूरे इंटरनेट पे आ चुके हैं, पूरे वर्ल्ड के सामने आ चुके हैं। वहां पर आपने जरा से भी गलती कर दी तो ये जो लोग बैठे हैं, क्योंकि ये भी शातिर है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, कंप्यूटर विज है,
जानते हैं, कंप्यूटर सैवी या टेक्नोलॉजी सैवी हैं, ये जानते हैं किस तरीके से नॉर्मल लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। डिजिटल पेमेंट्स एप्लीकेशंस रिलेटेड अटैक। अब डिजिटल पेमेंट जब आप करते हैं तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, वैसे बहुत कॉमन है ये, ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको नहीं करना चाहिए, आप करिए, आराम से करिए। लेकिन अगर आपका अकाउंट किसी तरीके से हैक कर लिया गया, जो कि आजकल बहुत आसान है, वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर हैक भी हो जाता है तो कैसे बचना है, ये सब तरीके आपको आने चाहिए या पता होने चाहिए। तो एक इंसिडेंट देखते हैं, एक इवेंट देखते हैं। ये है डिजिटल पेमेंट्स एप्लीकेशन रिलेटेड अटैक, कैसे क्या हुआ था और क्या इससे हम सीखते हैं। यहां पर दो दोस्त हैं और ये सारे पेमेंट जो करते हैं, चाहे जॉन हो चाहे साहिल हो, ये दोनों अपने पेमेंट ऑनलाइन ही करते हैं। ठीक, चाहे वो अपने हाउस बिल हो, घर का जो रेंट देना हो, चाहे वो जो परचून किराना की दुकान से सामान लेते हैं, जितने भी काम ये कर रहे हैं नॉर्मली वो डिजिटल पेमेंट से करते हैं। अब होता यह है कि ये इन दोनों ने बेचारों ने कोई गलती नहीं की। ये जिस बैंक से रिलेटेड है या फिर जिस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, उसका सर्वर वो हैक कर लिया गया है हैकर द्वारा। एक हैकर द्वारा ये सर्वर हैक कर लिया गया है। अब क्या किया जाए? अब होता यह है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और बहुत सारे जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब अफेक्ट हुए हैं, बहुत जबरदस्त पैसे का लॉस हुआ है, यहां से वहां ट्रांसफर कर दिए गए हैं पैसे, मनी लॉन्ड्रिंग भी इसमें आता है एक शब्द। तो आप देखेंगे कि जॉन के सारे पैसे जा चुके हैं, लेकिन साहिल के केवल 5,000 रुपए गए। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि साहिल जॉन को बताता है कि उसने कहा था कि कोई भी, जैसे मेरी मदर है या कोई जो भी मेरे अलग अलग लोग हैं, मदर को मैं करता हूं, सिस्टर को करता हूं, ब्रदर को करता हूं, फादर को करता हूं, या किसी मेरे बैंक, ये कहें कि बैंक क्रेडिट कार्ड को करता हूं, अलग अलग जो मेरे अकाउंट्स हैं जिनको मैं फंड ट्रांसफर करता हूं, उसमें मैंने एक लिमिट लगा रखी है। एक लिमिट लगा रखी है कि इससे ज्यादा पैसा एक दिन में नहीं निकाला जा सकता। तो मैंने अपने पूरे अकाउंट में लगा रखा है कि भाई 5,000 से ज्यादा नहीं निकाल पाऊंगा, कोई निकाल पाएगा, क्योंकि ये तो बेचारे अभी लड़के हैं। तो 5,000, अगर आप थोड़े बड़े हैं, आप अच्छा कमाते हैं, तो 1 लाख का लगा लीजिए, 50,000 की लिमिट लगा लीजिए, उससे ज्यादा क्या निकालना पड़ता है। तो आपका केवल 1 लाख या 50,000 ही जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई लिमिट नहीं लगाई, जैसे इन्होंने जॉन ने किया, इनका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आगे भी जितने भी इंसिडेंट हम देखेंगे उन सब में आएंगे। पहली चीज समझ लीजिए कि पिन, पासवर्ड, ये कभी भी किसी को भी, चाहे आपका बहुत करीबी क्यों ना हो, आप इसको नहीं बताने वाले, कभी भी नहीं बताएंगे। ठीक है जी। दूसरा, जिस भी बैंक से आप रिलेटेड है, आप अपना फोन नंबर वहां एंटर करवाइए, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, और उनका जो नोटिफिकेशंस आती रहती हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके अकाउंट में कोई हलचल होगी, आपके अकाउंट में कोई लॉगिन करने की कोशिश करेगा, घुसने की कोशिश करेगा, नेट बैंकिंग करने की कोशिश करेगा, तो आपको मोबाइल नंबर और आपके ईमेल पे इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। राइट? ध्यान रखिए, जब भी आप कोई चीज खरीदें या बेचें, तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई जो आपने किया वो आपने ही किया है। तो जो ट्रांजैक्शन अलर्ट आपको आता है कि भाई 5,000 क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट या डेबिटेड इनटू योर अकाउंट, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने किया कि नहीं किया। चौथी चीज जो इसमें आती है कि जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट है वो जरूर आप डाल के रखिए, क्योंकि अगर किसी ने आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया या फिर आपके मोबाइल ये बैंकिंग अकाउंट को हैक कर लिया तो सारा पैसा निकाल लेगा। लेकिन अगर आपने लिमिट लगा रखी तो उससे ज्यादा वो निकाल ही नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। उसके लिए उसको पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है या ऐप है पूरा तोड़ना पड़ेगा, वो उतना पॉसिबल नहीं होता है। पांचवी चीज इसमें आती है कि आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आप जब भी किसी ऐप में या किसी भी ब्राउजर पे जब आप लॉग इन करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में, खासतौर पे बैंकिंग एप्लीकेशन में, तो पहले आप यूजर नेम डालते हैं, फिर पासवर्ड डालते हैं। जहां तक तो ठीक है। अगर किसी ने यूजर नेम पासवर्ड चुरा लिया या किसी ने आइडेंटिटी थेफ्ट कर ली है ना, तब आप क्या करेंगे? यहां पर एक स्टेप हो गया, ये 1 स्टेप है। सेकेंड स्टेप ये है कि आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आना चाहिए। ठीक है जी। आपके मोबाइल पे ओटीपी आए या ईमेल पे ओटीपी आए, तो जब ये ओटीपी आएगा वो आपके मोबाइल पे आएगा, और जब इसको आप एंटर करेंगे, और ये 10 मिनट तक ही या कुछ कम समय तक ही वैलिड होता है, तो ये ओटीपी आप एंटर करेंगे तो ये सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन है। तो अगर कोई ये यूजर नेम पासवर्ड भी जान जाता है आपका, तो ओटीपी तो नहीं जान पाएगा ना, अनलेस वो आपका मोबाइल क्लोन ना कर ले। तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको रखना ही रखना है। और छठवीं चीज ये है कि कोई भी मैलिशियस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर
सस्ते के चक्कर में, इलीगैलिटी के चक्कर में या जल्दी से काम करने के चक्कर में कभी भी इंस्टॉल मत करिए उसको। फटाफट अभी जब मैं कह रहा हूं उसके बाद अनइंस्टॉल कर दीजिए। हैकिंग ऑफ बैंक अकाउंट ड्यू टू वीक पासवर्ड। होता यह है कि हम चीजें भूल जाते हैं, है ना। कल की चीज हम आधी भूल जाते हैं, जो आज कल हुई है वो आज हम आपसे पूछा जाए तो आधा भूल जाएंगे आप। तो होता यह है कि जैसे किसी का नाम है रोहिणी, तो पासवर्ड क्या रखेगी, रोहिणी, नॉर्मल बता रहा हूं 1 2 3 4 ऐसे रखेंगी, या रोहिणी इनका डेट ऑफ बर्थ कितना है, मान लीजिए 1978 है, ये रख लेंगी। ये बड़ा कॉमन तरीका है, ये आप और मैं सब करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूं, मेरा भी ऐसे ही है, ताकि हम याद रख सकें। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने रख दिया r@ से ये अंडरस्कोर, ये डॉलर और 16, अगर ऐसा पासवर्ड रख दिया तो क्या याद रहेगा आपको, नहीं याद रहेगा ना आपको। तो ऐसा पासवर्ड याद तो नहीं रहेगा, लेकिन आपको रखना है, सही है, ठीक है। ये रखेंगे तो मैं ये देखिए, होता क्या है कि कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं, वो प्रोग्राम कहते हैं ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स मतलब जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, ब्रूट फोर्स टेक्निक पे काम करते हैं। वो क्या करेंगे, कीबोर्ड में 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, A to Z होते हैं और बाकी कैरेक्टर होते हैं, जैसे @ हो गया, डॉलर हो गया, अंडरस्कोर हो गया। तो ब्रूट फोर्स टेक्नोलॉजी से वो क्या करते हैं कि सारे पहले वो अगर पता कर लें कि आपने कितने कैरेक्टर का है, मान लीजिए आपका इतने कैरेक्टर का है, तो इसमें सारे कॉम्बिनेशन जो भी पॉसिबल है वो पॉसिबल इसमें ट्राई करेंगे, वो सॉफ्टवेयर से ट्राई करवाएंगे जो अटैकर है, जो फ्रॉडस्टर है, और कोई ना कोई आपका इसमें से मैच हो जाएगा और वो अंदर घुस जाएंगे। तो ऐसा अगर आप बना लें तो किसी भी सुपर कंप्यूटर को भी 128 साल लग जाएंगे आपका पासवर्ड ब्रेक करने में, जो अभी मैं तरीका बताऊंगा उसमें 128 साल, क्योंकि उसमें ना कुछ इंक्रिप्शन होते हैं, और जब आपका पासवर्ड बनाया जाता है तो उसके बाद उसमें बैंकिंग सॉफ्टवेयर या जो भी एप्लीकेशन है वो इसको इंक्रिप्ट भी करते हैं। उस इंक्रिप्शन को तोड़ने के लिए बहुत साल लग जाएंगे अगर सुपर कंप्यूटर भी काम कर रहा है उस पर। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। केवल नाम के लिए नहीं बोला जाएगा कि भाई किसी को याद रखने में दिक्कत होगी, किसी कोई हैकर जो है वो याद नहीं रख पाएगा या फिर वो उसको मुश्किल होगी, ऐसा नहीं है। वो जो एप्लीकेशन यूज कर रहा है, क्योंकि वो भी सॉफ्टवेयर है, वो इस सॉफ्टवेयर को या इस पासवर्ड को तोड़ने में समय लगाएगा, इसीलिए आपको हार्ड पासवर्ड रखना है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक इंसिडेंट देखते हैं एक्चुअल कि हैकिंग ऑफ बैंक अकाउंट ड्यू टू वीक पासवर्ड। हुआ ये कि ये दोनों महिलाएं बात कर रही हैं। सीमा कहती है कि भाई आपको पार्टी का कंट्रीब्यूशन देना है 1500 रुपए, तो आप आ रही हो ना। तो रीना कहती है यस, मैं ऐसा करती हूं कि नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर देती हूं। ठीक है साहब, दोनों में बातचीत हो जाती है। अब जब ये बातचीत हो रही है तो ये कहती है कि ऐसा करो, आप मेरे फोन से ही कर दो। ये कहती है कि मैं आपके फोन से ही कर लेती हूं। क्यों? क्योंकि आपको मेरा पासवर्ड तो पता है। मेरा पासवर्ड क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ है। अब किसी का डेट ऑफ बर्थ पता करने में आपको कितना समय लगेगा? आप फेसबुक पे जाइए, उसके आपको डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा। लिंक्डइन पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, लोगों ने अपनी सारी जिंदगी वहां पर डाल रखी है, तो आराम से पता चल जाता है। यहां पर एक साहब है, देखने में अच्छे हैं, भोले भाले हैं, लेकिन दिमाग से बड़े फितूरी हैं। वो ईव्सड्रॉपिंग कर रहे हैं, इनकी बात सुन लेते हैं, और सारी बात सुनने के बाद वो अपने जाते हैं, कंप्यूटर पर बैठते हैं या मोबाइल पर बैठते हैं, और सीधा किसी न किसी तरीके से रीना का वो डेट ऑफ बर्थ पता करते हैं और सारा का सारा उसका पैसा चुरा लेते हैं। अब आप देखें, ये जाती हैं पुलिस के पास, उसको बताती हैं ऐसा ऐसा हो गया। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, रमेश को पकड़ा जाता है। रमेश कहता है हाँ भाई, मुझे इन्होंने पासवर्ड मुंह से बोला था, मैंने सुन लिया था, और उसके बाद बहुत ही आसान पासवर्ड था, तो मैं इसमें घुस गया और मैंने पैसे चुरा लिए। लेकिन असली बात यह है कि रीना ने जो अपना एक तो वीक पासवर्ड रखा था, बहुत ही हल्का पासवर्ड, बहुत ही लचीला पासवर्ड रखा था, तो आराम से कोई भी इसे खोल सकता है ना। नर्ड तो छोड़िए आप, जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं वो भी तोड़ देते हैं इस पासवर्ड को। तो पासवर्ड रखने की कुछ तकनीक है। पहली चीज तो ये है, मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके बाद जो बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि हर एक अकाउंट का आप अलग पासवर्ड रखिए। होता क्या है कि हर अकाउंट, चाहे आपका जैसे शॉपिंग करने जा रहे हैं आप, या फिर आप कर रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया में, मतलब फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप ये देखिए कि यहाँ सारे के सारे पासवर्ड जो है वो अलग तरीके से बने हुए हैं। हर एक पासवर्ड, सबसे पहली बात यह है कि आपके मल्टीपल पासवर्ड होने चाहिए। क्लियर हो गया? ये करेंगे आप। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम आपको 8 कैरेक्टर का रखना है, इससे कम मत रखिए, क्योंकि इसके नीचे आराम से टूट जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 0 से 9 तक आप नंबर लीजिए, 1 या 2 नंबर इसमें जरूर लेने हैं। A to Z में आपको क्या करना है? कम से कम एक कैपिटल लीजिए, मतलब स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 या 2 कैपिटल रखिए, राइट। उसके बाद जो आपके स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे डॉलर है, @ है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये सारे इनमें से एक से दो आपको इसमें डालने हैं पासवर्ड।
जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक नंबर यहां से ले लेता हूं, पहले ए से शुरू करते हैं या इसमें से शुरू करते हैं। जैसे एक्स, ये कैपिटल ले लिया, यू वी ये पास ये हो गया, @ उठा लेते हैं, यहां से नंबर ले लेते हैं 93। अब अंडरस्कोर ले लेते हैं। अब यहां से कोई कैरेक्टर ले लेते हैं, जैसे एक कैपिटल पी और स्मॉल क्यू, राइट, और चाहे तो एक अंडरस्कोर करके एक्सक्लेमेशन और दे दीजिए। तो ऐसा पासवर्ड होना चाहिए। आप बोलेंगे यार ये क्या बता दिया, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको लोगों से बचना है तो आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके के पासवर्ड रखना, आपको ध्यान रहेगा। तो सबसे बड़ी बात, 8 कैरेक्टर से कम आपको पासवर्ड रखना ही नहीं है, क्योंकि सारे ऐप आजकल जो है वो 8 कैरेक्टर से कम रखने देते ही नहीं। पहली बात, आप चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते। लेटर्स, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर तीनों को कंबाइन करिए, और हर एक अकाउंट, हर एक डिवाइस के लिए आपको पासवर्ड अलग रखना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना है, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड के अलावा आपको मोबाइल पे भी ओटीपी आना चाहिए। ये 2 स्टेप का वेरिफिकेशन होता है। अगर मान लीजिए एक अकाउंट आपका हैक भी हो जाता है, तो कम से कम दूसरे पे जाके या फिर लॉगिन कर लीजिए और सीधा पासवर्ड चेंज करिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, दमदार पासवर्ड रखिए, कि आपको याद रखने में भी दिक्कत हो जाए, क्योंकि आप हमेशा दूसरा पासवर्ड अचीव कर सकते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड से। कोई भी पासवर्ड या पिन किसी से भी शेयर नहीं करना, चाहे आपका वो बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, चाहे आपके घर वाले क्यों ना हो, है ना। यूजर नेम और पासवर्ड कभी भी वेब ब्राउजर पे सेव मत करिए। हमेशा वेब ब्राउजर पूछता है कि यहां सेव कर ले क्या, आप बोलते हैं या तो लोकल है, मेरा मशीन है, मैं आराम से सेव कर सकता हूं। लेकिन ब्राउजर पे सेव होता है, कई ऐसे एप्लीकेशन है जो ब्राउजर पे अटैक करते हैं, और जो ब्राउजर में सेव होता है, जैसे कुकीज वगैरह सेव होती है, उनको ये अटैक करते हैं और वहां से आपकी चीजें उठा लेते हैं। कई की लॉगर्स भी आते हैं। की लॉगर्स ये होता है कि जो फ्रॉडस्टर है वो की लॉगर यूज करते हैं। जो आप की टाइप कर रहे हैं ना, मतलब कीबोर्ड पे जो कीज टाइप कर रहे हैं वो ही उठाता है, और फिर पता लग जाता है इसको कि आपने क्या पासवर्ड डाला है। हैकिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स ड्यू टू सेम पासवर्ड। अब होता यह है कि हम याद रखने के लिए या फिर हमारी भूलने की जो शक्ति होती है खासतौर पर नंबरों के प्रति, उसका इस्तेमाल जो होते हैं वो फ्रॉडस्टर या अटैकर या अपराधी यूज करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि आपने एक पासवर्ड जो रखा है वो आपने हर जगह रखा होगा, जितने भी अकाउंट होंगे वहां रखा होगा आपने। तो यहां पर क्या करना है, एक इंसिडेंट देखिएगा और कैसे संभलना है इसको समझिएगा। यहां पर मल्टीपल अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं किसी एक बंदे या बंदी के, उसने सेम पासवर्ड रखा हुआ है। होता यह है कि रीना की ही बात कर रहा हूं मैं, है ना। रीना के साथ क्या हुआ था कि रमेश को तो इन्होंने पकड़वा दिया, क्योंकि रमेश ने इनकी ईव्सड्रॉपिंग की थी, इनकी बातें सुन ली थी, और उसने पैसे चोरी कर लिए थे, फिर उसके पैसे रिकवर करवा लिए इन्होंने। लेकिन अगले दिन जब ये कॉलेज पहुंचती है तो एक साहब कहते हैं, वाह यार आप, थैंक यू सो मच, आपने तो पूरा का पूरा पेपर लीक कर दिया और हमें बड़ा फायदा हुआ। अब ये बड़ी बेचारी परेशान हो जाती है कि ऐसा क्या हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वो ये कहती है कि लीक क्वेश्चन पेपर मैंने कहां लीक करवाया भाई। तो जयेश बोलता है कि अरे आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, जहां भी आप बोलिए, वहां पर तो ये पेपर अपलोडेड है। बस अब क्या था, अब इनकी मतलब काटो तो खून नहीं वाला हिसाब हो गया। 2 दिन की बात है, ये पहुंचती है कॉलेज के अपने डीन के पास या अफसर के पास और कहती है कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया, मैंने तो किया नहीं है। अब पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब बेचारी बगैर बात के एक छोटी सी गलती करके वो पुलिस की चक्कर लगा रही है। यहां पर इनको पता चलता है कि आपके जो मल्टीपल अकाउंट है वो सारे हैक कर लिए गए हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि इन्होंने पासवर्ड हर जगह एक ही रखा हुआ है, और जिसको एक पासवर्ड पता चल गया वो हर जगह घुस गया, और इनकी इमेज का भी नुकसान किया, पैसे का भी नुकसान किया। और ये जो पुलिस पे जाना, इससे बात करना, उससे बात करना, इस चक्करों में पढ़ना ही क्यों, पासवर्ड अच्छा रख लीजिए। तो बेचारी यही सोचती है कि मैंने एक ही पासवर्ड हर जगह रख लिया, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट हो, चाहे बैंक अकाउंट है, और उसके बाद जहां जहां लोगों को मौका मिला वहां वो एंटर कर गए। फिर से वही बात, 8 से कम कैरेक्टर का आपको पासवर्ड नहीं रखना है। लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, इसको कंबाइन करिए। हर एक अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखिए। हमेशा आपका पासवर्ड चेंज करते रहिए, हर 3 महीने में चेंज करते रहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ओटीपी, 1 टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल में आना चाहिए, तभी काम बनेगा। उसके बाद अगर कोई हैकर हैक भी कर लेता है तो फटाफट घुसिए, चेंज कराइए या उसे लॉक करिए। पासवर्ड पिन किसी के साथ शेयर मत करिए। यूजर नेम पासवर्ड कभी भी आप वेब ब्राउजर में या ऐप में मत स्टोर करिए। कई बार आपके ब्राउजर या ऐप आपको बोलता है कीप मी लॉग्ड इन, रिमेंबर मी, हमको इस कंप्यूटर पे रिमेंबर कर लो, याद कर लो। इसको कभी मत करिए, खासतौर पे पब्लिक कंप्यूटर में मत करिए। पर्सनल कंप्यूटर में तो एक बार कर भी सकते हैं आप। इसमें है वायरस अटैक ऑन पर्सनल कंप्यूटर। तो होता यह है कि स्मार्टफोन पे हम लोग स्विच तो कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे काम हम अपने कंप्यूटर पे करते हैं और साथ में लैपटॉप्स पे करते हैं। कभी कभार हम टैबलेट्स पे भी करते हैं। नॉर्मली इसमें हम ब्राउजर का उपयोग करते हैं, यानी ब्राउजर पे हम एक लिंक या वेबसाइट टाइप करेंगे, यहां पर
एड्रेस बार जिसे कहते हैं, और यहाँ पर आपकी वेबसाइट आ जाएगी, फिर अपन में काम कर सकते हैं आप। तो होता यह है कि आपका एक घर है, आप जब घर से बाहर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, इसमें इस तरीके से लॉक लगा देते हैं, है ना, लॉक लगाते हैं आप। तो ऐसे ही जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो इसमें तो आपको लॉक लगाना पड़ेगा ना, वरना क्या होगा, जो बाहरी लोग हैं इसके अंदर घुस जाएंगे, या ऐसे लोग जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वैसे घुस जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से घर में हमारे सारा सामान रहता है, वैसे ही आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या टैबलेट पे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो सकता है, आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट फोटोज हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकता है, आपका मूवी हो सकता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बहुत जरूरी है। और ये जितने भी एसेंशियल डेटा है, जितना भी एसेंशियल या कहें आपके लिए जरूरी डेटा है, उसको संभालना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सिक्योर करना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए इन डेटा को बाहर के वायरसेस से, बाहर के वॉर्म से, किसी भी अटैक से, किसी भी ट्रोजन हॉर्स अटैक से, किसी भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर से या एप्लीकेशन से जो इनको खराब कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे बचाना आपकी जिम्मेदारी होती है। अब आप देखिएगा कि एक एक करके इंसिडेंट देखेंगे। वायरस अटैक थ्रू एक्सटर्नल डिवाइसेस। जब आपका ऐसा कंप्यूटर है और कंप्यूटर में आप पेन ड्राइव लगाते हैं, पीडी कहते हैं जिसको, या हार्ड ड्राइव लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाते हैं, या कोई भी ऐसा जिसमें मेमोरी हो, अगर किसी में भी मेमोरी हो और उसमें आप वो चीज अंदर लगाते हैं, तो यहां अगर ये इन्फेक्टेड है तो ये हो जाएगा, अपना कंप्यूटर भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोरोना है और कोई और आदमी आपके करीब आता है, तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि उसको भी कोरोना हो जाए। तो अगर आप ये इन्फेक्टेड चीज कंप्यूटर में लगाएंगे तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से समझिए इसको, और फिर ये बढ़ता चला जाएगा। जैसे इन्होंने इनको कोरोना किया, फिर ये किसी और को कोरोना कर देंगे, तो आपके कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गया, फिर कोई और, ये जो आपका हार्ड ड्राइव कोई निकाल दे या पेन ड्राइव निकाल ले, फिर कोई और लगा दे, उसकी पेन ड्राइव अटैक हो जाएगी, फिर वो कहीं और ले जाएगा वहां से, यानी कि मल्टीपल टाइप चलता रहेगा। यहां पर एक इंसिडेंट दिखाना चाहता हूं मैं, एक इवेंट है, कैसे हुआ ये वायरस अटैक, कैसे एक्सटर्नल ड्राइव से होता है। यहां पर आप देखिएगा कि ये जो साहब है ये कहते हैं कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना है, और यूएसबी ड्राइव में वो अपना डेटा ले लेते हैं। इनके पास बेसिकली प्रिंटर नहीं है। ये जाते हैं अपने साइबर कैफे पे डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालने के लिए। जैसे ही वो पहुंचते हैं वहां पे, वो पेन ड्राइव लगाते हैं, और पेन ड्राइव जब लगाते हैं तो इनको ये पता नहीं कि ये जो इनका कंप्यूटर है, यानी कि जो साइबर कैफे का कंप्यूटर है, ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। तो पेन ड्राइव लगा देते हैं। अब थोड़ा सा उनको पता भी लगता है कि भाई दिक्कत है, क्योंकि जो पेन ड्राइव में आप देखेंगे जैसे ही, तो वहां पर कुछ हिडन फाइल्स दिखने लग जाएंगी, कई तरीके की ऐसी फाइल्स उसमें आ जाएंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, और कई बार वो हिडन हो जाती है तो आप देख भी नहीं पाते। तो रमेश अपना काम करता है और वो फटाफट अपने घर की तरफ चल देता है। रमेश अपने घर पहुंचता है, और क्योंकि उसके पास एक ही पेन ड्राइव है जो साइबर कैफे से लाया है, वो उसमें लगा देता है। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो वायरस है, वायरस बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। वो इट्स जस्ट अ प्रोग्राम। जैसे हम फैक्टोरियल, फिबोनाची या नंबर रिवर्स करने का प्रोग्राम लिखते हैं, उसी तरीके का प्रोग्राम होता है। किसी भी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस, जावा, किसी में भी लिखा हो सकता है, बस उसका इंटेंट गलत होता है, उसका काम गलत होता है। तो ये इन्होंने इसमें लगा दिया। जैसे इन्होंने लगा दिया, तो जैसे मैंने कोरोना का एग्जांपल आपको बताया था, तो ये कंप्यूटर भी इनका इन्फेक्ट हो गया। अब ये कंप्यूटर्स में जैसे ही वायरस आएगा, वॉर्म या ट्रोजन आएगा, आपको क्लियर पता दिख जाएगा। मतलब जैसे गाड़ी है, एक गाड़ी जब चल रही है और उसका पेट्रोल खत्म हो गया तो वही रुक जाएगी ना, उसी तरीके से कि आपकी तबीयत खराब होती है तो आप बिस्तर पे लेट जाते हैं, खांसी आती है, बुखार आता है, वैसे कंप्यूटर को बुखार आने लगेगा, कंप्यूटर को खांसी आने लगेगी, वो आपको दिखाई दे देगा। तो जब कंप्यूटर में जब वायरस आ गया, तब इन्होंने देखा कि अरे ये तो हर चीज पे इफेक्ट कर रहा है, सारा फोटो मेरा चला गया, वीडियोस, गेम्स, सारे फाइलों के नाम चेंज कर दिए गए, अब मैं उनको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये बहुत दुखी होते हैं कि यार मैंने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्यों नहीं डाला। ये एवास्ट का हो सकता है, मैकेफी का हो सकता है, क्विक हिल का हो सकता है, बहुत तमाम तरीके की कंपनी है जो एंटीवायरस बनाती है। तो हमको करना क्या है, पहली चीज तो यह है कि हमको अपना लॉक लगा के रखना है। यानी एक तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्लस आपका एक फायरवॉल होता है। फायरवॉल क्या होता है, बाहर का कोई भी आदमी एंटर करना चाहे या डेटा भेजना चाहे, फायरवॉल उसे रोक देगा अगर नेटवर्क के थ्रू आप काम कर रहे हैं। एंटीवायरस को आपको अपडेट करते रहना है। इसी तरीके से हमेशा जो यूएसबी ड्राइव्स हैं उनको एंटीवायरस से स्कैन करें, तभी इस उपयोग में लाएं।
तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि ब्लूटूथ, क्योंकि ये तो एक टेक्नोलॉजी है, या ये कहें कि एक IEEE का एक कनेक्शन या वायरलेस कनेक्शन का एक स्टैंडर्ड है। लेकिन होता यह है कि जब आप इसको खोल देंगे तो वायरलेसली आपका वायरस आ सकता है, क्योंकि वो तो प्रोग्राम है, वो तो डेटा है, कैसे भी आ सकता है। कभी भी खासतौर पे जब आप अपने पर्सनल फोटोग्राफ वगैरह रखते हैं तो मोबाइल डिवाइस को जब भी आप दें, किसी को बेचें या किसी को दे रहे हैं, तो आप इसको रीसेट या फैक्ट्री सेटिंग पे जरूर ले आए। यानी इसके अंदर का सारा डेटा जो है उसको आपको केवल डिलीट नहीं करना है, वाइप आउट करना है, क्लीन करना है, वरना जो ऐसे सॉफ्टवेयर है वो इनको रिट्रीव कर लेंगे। कभी आपके बहुत ही पर्सनल फोटोग्राफ्स होते हैं, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपके फोटोग्राफ हो, और वो फिर यूज करके आपको बदनाम किया जा सकता है। तो उसको फैक्ट्री रीसेट में ले आइए। एक और तरीके का अटैक का इवेंट हम देखेंगे, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब हम फाइल डाउनलोड करते हैं ऐसे वेबसाइट से जो कि अनट्रस्टेड है, अनट्रस्टेड इसका मतलब यह है कि जो ऐसी इसीलिए बनाई गई है जो आपको नुकसान पहुंचाए, तो हम क्या करते हैं, हम केवल क्या गूगल पे टाइप करते हैं ना, जो भी चीज चाहिए उसकी लिंक आ जाती है, और इसको लिंक को हम नए नए टैब में खोल देते हैं। जैसे हम इनको टैब में खोला और फिर यहां पर जैसे हम आए, तो कई बार उस टैब पे आने के कारण ही, और कई बार इसमें डाउनलोड का बटन होता है, उसमें डाउनलोड करने से ही वो वायरस अपने आप डाउनलोड हो जाता है। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत बहुत शोर शाह, मतलब अच्छी चीजें दिखेंगी। म्यूजिक फाइल देखेंगे, अरे वाह म्यूजिक फाइल फ्री में मिल रही है, अरे वाह ये तो पिक्चर मेरी बड़ी पसंदीदा है, आज रिलीज हुई है, ये तो मिल रही है, या बहुत अच्छे एडवर्टीजमेंट मिलेंगे आपको, और फटाफट आप इसमें क्लिक कर देंगे और वो वायरस आपके सिस्टम पे आ जाएगा, आप बगैर आपके जाने हुए। तो एक इंसिडेंट दिखा रहा हूं, इसमें वायरस अटैक हो रहा है जिसमें फाइल डाउनलोड की जा रही है ऐसी वेबसाइट से जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं है, जिसपे आप विश्वास नहीं कर सकते। होता यह है कि रोहित और मोहित आपस में बात कर रहे हैं। रोहित कहते हैं कि वो जो लेटेस्ट म्यूजिक एल्बम यानी कि गाने वाली चीज गाना आया है वो सुना आपने, नया इंटरेस्ट है, बहुत बढ़िया गाता है। मोहित कहता है नहीं मैंने तो नहीं सुना, क्या ये वाकई में अच्छा है? तो रोहित कहते हैं यार बिल्कुल यार, इसको डाउनलोड करो और एक बार देखो तो सही। तो कहता है ठीक है जी मैं देखता हूं। ये जाते हैं गूगल पे टाइप करते हैं उस आर्टिस्ट का नाम और उस गाने का नाम, और जो अलग अलग लिंक आती है उसमें से एक लिंक को खोलते हैं और बिल्कुल फ्री डाउनलोड का बटन आता है, खुश हो जाते हैं, अरे वाह फ्री में मिल रहा है तो। और उसके बाद ये क्या करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और बस यही इन्होंने चूक कर दी, क्योंकि जो वायरस ये जो फाइल ये डाउनलोड करते हैं वो वायरस उसके साथ चला आता है, वो इसीलिए बनाया गया है। अब इन्होंने कहा कि यार काश भैया अनट्रस्टेड वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट जिसमें जो क्लियरली दिख रही है कि कुछ घालमेल या झोल है इसमें, और फिर भी मैंने इसको क्लिक कर दिया केवल सस्ते के चक्कर में। कभी भी कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर यानी जिसका आपने पैसा ना दिया हो या किसी ने बना दिया हो उसके किसी सॉफ्टवेयर का एक प्रारूप, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर पे या हैंड डिवाइसेस पे, लैपटॉप पे, किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस पे मत लीजिए। पहली चीज तो ये है कि पायरेटेड जिसके पैसे नहीं दिए वो तो एक तो इलीगल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि वो ऐसा बनाया गया है जिसमें कोई चेक और सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं है, तो इसमें साइबर थ्रेट का हमेशा खतरा बना रहेगा, वल्नरेबिलिटी रहेगी, हमेशा इसमें दिक्कत आने की संभावना रहेगी। दूसरा यह है कि कोई भी ऐसा यूआरएल या कोई भी लिंक, यूआरएल क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, या जो लिंक होती है जो आप ब्राउजर पर डालते हैं, या कोई भी एसएमएस हो रहा है, कोई भी ईमेल हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको जेन्युइन नहीं दिख रही है, जो आपको देखते ही लग रहा है कुछ गड़बड़ है इसमें, और वो आपको लेके जाती है मैलिशियस वेबसाइट पे, ऐसी वेबसाइट जिसमें जो बनाई ही गई है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपका पैसा चोरी करने के लिए, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए, वहां कभी मत जाइए। ध्यान रहे कि जब भी आप ब्राउजर पे वेबसाइट लिखें तो HTTPS आना चाहिए। HTTP वाली आपको आप बिल्कुल नहीं करनी है। HTTPS में जो S है वो होता है सिक्योर के लिए, सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि वेब पेज का जो कंटेंट है वो इनक्रिप्टेड है। ठीक है, बहुत कॉमन वायरस अटैक है जब हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं जो मिलिशियस है, इसका मतलब इसका गलत इंटेंट है, उसके अंदर ऐसा प्रोग्राम है या ऐसा तरीका है जिससे आपके कंप्यूटर फाइल्स या फिर कंप्यूटर के सिस्टम को नुकसान हो सकता है। कोई भी अनट्रस्टेड सोर्सेज से आप कभी भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत करिए। ध्यान रहे कि कभी आप गेम फाइल डाउनलोड करते हैं, म्यूजिक फाइल करते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड करते हैं, वहां पर ये चीजें हो सकती हैं और फिर ये कंप्यूटर से कंप्यूटर दर ये फैलती चली जाती है। आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, आपका डेटा खराब हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा, कभी कभी वायरस हटाने के लिए पूरी आपको ड्राइव फॉर्मेट करनी पड़ती है। तो ये नुकसान से बचना है आपको। एक इंसिडेंट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से मैलिशियस सॉफ्टवेयर या खराब सॉफ्टवेयर, गलत सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है
और नुकसान झेलना पड़ता है। अब देखेंगे कि यहाँ पर बात हो रही है, मोहन कहता है कि क्या आपने नया गेम देखा, जरा इसको डाउनलोड तो करो और चलो हम लोग दोनों साथ खेलते हैं, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। फिर ये बड़ा इनको, जब ये ब्राउजर पे जाते हैं, उस चीज़ को टाइप करते हैं, गूगल पे आता है, फिर जिस भी वेबसाइट पे जाते हैं तो इनको बड़ा अच्छा ये दिखता है और ये डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही ये डाउनलोड करते हैं अपने आप एक एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है और वायरस से सिस्टम ग्रसित हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। देखते हैं कि एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन खुलने लगे हैं और मोहन परेशान हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया, कंप्यूटर एकदम स्लो हो गया है, माउस मेरा काम नहीं कर रहा है और यहाँ पर इतने सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अपने आप इंस्टॉल होने लगे हैं। तो किरण कहती है कि भाई ये तो वायरस अटैक है, अब तो इस सिस्टम को फॉर्मेट ही कराना पड़ेगा तभी ये वायरस हट पाएगा। अब इनको दोनों को बहुत ही दुख हुआ कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमको फ्री में मिल रहा था, उस कोशिश में हम डाउनलोड करने के चक्कर में गए और अल्टीमेटली हमको रिजल्ट ये मिला कि पूरा का पूरा डेटा हमें अब हटाना पड़ेगा इस छोटे से वायरस या छोटी सी गलती के कारण। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जो जेन्युइन सॉफ्टवेयर है या जेन्युइन वेबसाइट है जिन पे विश्वास है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की है या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, एप्पल है या फेसबुक वगैरह, ये सब ट्रस्टेड कंपनियां हैं। तो कोई भी जिसमें सिक्योरिटी चेक्स हैं वहां से करिए और जो भी आप डाउनलोड करें उनके अपडेट कराते हैं। अपडेट बहुत जरूरी है क्योंकि अगर इसमें कोई छोटी सी त्रुटि है और किसी ने इस पर अटैक एक बार कर दिया है तो ये लोग अपडेट में इसको ठीक कर देते हैं। तो अपडेट आपको अपना रेगुलर अपडेट कराने पड़ेंगे। दूसरा यह है कि कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने पहले भी बताया, कोई भी एप्लीकेशन किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस, चाहे आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, हैंडहेल्ड डिवाइस हो, कहीं भी मत लीजिए। पहली चीज तो ये इलीगल है। दूसरा यह है कि ये खुला हुआ है, साइबर थ्रेट, आप किसी को बोल भी नहीं सकते। जब आप कोई चीज चुरा के लाते हैं तो किसी को बता कहां सकते हैं, तो चोरी तो है ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर। कभी भी कोई एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशन बताता है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। थोड़ा समय लगता है लेकिन उससे आपकी चीजें बड़ी क्लियर हो जाती है। अब ऐसे क्या उपाय और तरीके हैं जिससे आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं? हाउ टू कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम साइबर क्राइम्स। पहली चीज आती है इसमें कि आपको अपना सिस्टम, कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो इसमें या फिर आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो या कोई भी आज के जो भी न्यू जनरेशन टेक्निकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हो, इनको आपको अपडेट रखना है। अपडेट मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास विंडोज है। अब विंडोज में हो सकता है कोई ऐसा बग हो, ऐसी कोई तकलीफ हो जो हैकर्स या अटैकर ने पता कर ली हो। तो होता यह है कि जब इनको बताया जाता है तो ये इसे पैच कर देते हैं या फिर इसको ठीक कर देते हैं। ऐसी सारे एप्लीकेशन के साथ में है, ऐसी सारे के सारे प्रोग्राम्स के साथ में है। तो इसको अपडेट करना ये बहुत जरूरी है ताकि आप कोई भी ऐसी दिक्कत जिससे अटैकर लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश करनी है आगे चल के, उससे आप बच सके। दूसरा यह है कि आपको अपना सिस्टम या जिस भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस पे आप काम करते हैं उसमें सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जरूर डालिए। आपके विंडोज में एग्जांपल अगर मैं दूं तो डिफेंडर होता है, इसका काम भी कुछ इसी तरीके से होता है। और अगर आप कोई एंटीवायरस किसी भी कंपनी का डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं, जैसे आपका क्विक हिल है, मैकाफी है, अवास्ट है, कैस्पर्सकी है, ऐसे तमाम तरीके के एंटीवायरस सिस्टम आते हैं। क्योंकि जैसे ही वायरस बनता है, ये एंटीवायरस क्या करते हैं या एंटीवायरस कंपनीज क्या करती हैं, इनको एक तरीके से इस वायरस को नलिफाई करते हैं या इसको टेक केयर करते हैं। और फिर आप एंटीवायरस, क्योंकि अपडेट होता रहता है डेली, तो ये अपडेट कर देगा, फिर इस वायरस का अटैक आपके सिस्टम पे, आपके कंप्यूटिंग डिवाइस पे नहीं होगा। उसके बाद बात आती है आपके सॉफ्टवेयर की। कभी भी कोई भी अननोन जिसको आप नहीं जानते, या आप HTTP या फिर आप गूगल, जैसे आप ब्राउजर पे कर रहे थे, HTTP वाली कभी भी एक्सेस मत करिए। अगर आप गूगल प्ले पे है या फिर एप्पल प्ले पे है या गूगल प्ले स्टोर पे है, तो कोई भी ऐसा ऐप डाउनलोड मत करिए जिससे आगे खतरा होने के चांसेस है। केवल ट्रस्टेड सोर्सेज से ही आपको क्लियर दिख जाएगा कि ये HTTPS होगा या फिर गूगल प्ले स्टोर में उसकी रैंकिंग होगी, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये वैलिड है। उसके बाद आती है सिक्योरिटी की, पासवर्ड सिक्योरिटी की। यानी जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, जैसे मैं सबका नाम ले रहा हूं, टैबलेट हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, इसमें अगर आप प्रोटेक्शन रखेंगे तो सबसे बढ़िया होगा पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखिए। और जो पासवर्ड रखेंगे आप, वो थोड़ा स्ट्रांग रखिए। स्ट्रांग मतलब A से लेकर Z तक आप स्मॉल और बिग दोनों कैरेक्टर लीजिए
यानी लेटर जो होंगे छोटे बड़े दोनों लीजिएगा, 0 से 9 तक नंबर लीजिए, @ डॉलर या एक्सक्लेमेशन मार्क, अंडरस्कोर, ऐसे स्पेशल कैरेक्टर भी मिला के एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए, क्योंकि इजी पासवर्ड को आराम से ब्रेक किया जा सकता है। कभी भी कोई भी आपसे मांगे, कोई भी, मैं कह रहा हूं, अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड हो या जो आपके मोबाइल पे OTP आता है 1 टाइम पासवर्ड हो, या फिर आपके जो क्रेडिट कार्ड है या फिर आपका डेबिट कार्ड है, इसकी जो पिन होती है और इसके पीछे एक CVV नंबर होता है, वो आप किसी को मत दीजिए। चाहे कोई बोले कि भाई मैं बैंक का एम्प्लॉय हूं या मैं कहीं किसी क्रेडिट कार्ड का एम्प्लॉय हूं, कोई भी ऐसा हो, आपको उनको देना ही नहीं है, चाहे कोई भी मांगे, क्योंकि बैंक कभी भी आपसे या कोई भी ऐसा जो संस्थान है जिसने इतना बड़ा आपको सर्विस प्रोवाइड कर रखा है, वो कभी भी आपसे आपका पर्सनल पिन कोड, OTP, CVV ये नंबर नहीं मांगता है। कभी भी पिन, OTP या CVV शेयर मत करिए। अब बात आती है, अब जब आप कभी वाईफाई यूज करते हैं, वाईफाई कई जगह पे, चाहे आप रेस्टोरेंट में हो, चाहे आप किसी होटल में हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, आजकल आपको हर जगह रेलवे स्टेशन पे और जहां पर आप फ्लाइट लेते हैं, हर जगह आपको वाईफाई जरूर मिल जाएगा। ध्यान रहे कि अगर आपके पास बाहर का वाईफाई आपको यूज करना है तो जहां तक हो उसे यूज मत करिए। अगर यूज करना ही पड़े तो ध्यान रखें केवल ट्रस्टेड वेबसाइट यूज करिए, और डिफॉल्ट एडमिन पासवर्ड, अगर आपका वाईफाई है जो आपने अपने घर में लगा के रखा है, तो इसका जो पासवर्ड है ये आप चेंज करते रहिए, क्योंकि आपका पासवर्ड अगर कोई जान जाए या क्रैक कर दे तो आपके वाईफाई के जरिए वो गलत काम कर सकता है, आपका डेटा चोरी कर सकता है या कहीं और किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अपने जो लेटेस्ट इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है जो भी डेटा जाएगा, जैसे 1001 जो बिट स्ट्रीम जाएगी, इसको इंक्रिप्ट किया जाता है, यानी कि अगर आपने AB लिखा है तो ये जरूर XZ बन के जाएगा। तो ये इंक्रिप्शन की जो टेक्निक है वो आपकी लेटेस्ट हो, पुरानी ना हो, और स्ट्रॉन्ग टेक्निक हो, ये आप जरूर इसमें इंश्योर करिएगा। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि पब्लिक वाईफाई, उससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं कि जब भी आप पब्लिक वाईफाई में काम करते हैं तो आप पैकेट भेज रहे होते हैं, यानी कि डेटा भेज रहे होते हैं, है ना, हवाई डेटा जा रहा होता है। अब इसमें कई ऐसे लोग होते हैं जो बीच में बैठे हुए हैं, जिनको हम मैन इन द मिडिल अटैक कहते हैं। मतलब आप और आपका साथी या जो भी दूसरा पार्टनर है या दूसरा आदमी है जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बीच में एक मैन इन द मिडिल कहते हैं इसको। ये इसको पैकेट स्निफ करके या सूंघना कहते हैं इसको, सूंघ के उसको अपने कंट्रोल में ले सकता है। और कई ऐसे वाईफाई हैं जो मैलिशियस हैं, कई ऐसे हॉटस्पॉट्स होते हैं जिनका काम ही होता है कि जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने लिया है। ध्यान रहे कि कोई भी पब्लिक वाईफाई यूज करना आप अवॉइड करिए। अगर बहुत ही मुश्किल हो गया है कि हाँ आपको करना ही पड़ेगा, तो ध्यान रखें कि ये जो पर्सनल और प्रोफेशनल अकाउंट्स हैं, जैसे ईमेल हो गया या बैंकिंग, इन नेटवर्क्स पे मत करिए। इन नेटवर्क्स पे अगर आप चाहें तो जैसे छोटे मोटे चीज या सोशल मीडिया वगैरह कर सकते हैं, बाकी चीज मत करिए। एक होता है वर्चुअल की लॉगिंग। होता यह है कि जब भी हम पासवर्ड एंटर करते हैं कीबोर्ड से करते हैं, लेकिन कीबोर्ड में क्या की एंटर कर रहे हैं, इसके लिए जो लोग हैं, अटैकर्स जो हैं, उन्होंने की लॉगर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी आप जो भी टाइप करेंगे, जैसे पासवर्ड टाइप करते हैं, तो वो पासवर्ड जान के मेरे जो मैलवेयर होगा या मलेशियस सॉफ्टवेयर जो उन्होंने डाला होगा, वो उसे पता कर लेगा कि कीबोर्ड में क्या टाइप करते हैं। तो हमेशा वर्चुअल कीबोर्ड यूज करिए। ये जो एक्चुअल है जिसपे आप हाथों से टाइप करते हैं वो मत यूज करिए। हमेशा बैंकिंग वेबसाइट में एक वर्चुअल कीबोर्ड आ जाता है, उसको जरूर यूज करिए। और हमेशा जब भी ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है तो लॉग आउट करना कभी मत भूलिए। आप ये मत समझ लीजिए ब्राउजर बंद कर देंगे तो लॉग आउट हो जाएगा। ये भी देखिएगा कि अगर आपने वेब ब्राउजर का उपयोग किया है, चाहे क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, ओपेरा हो या जो भी हो, आपको हिस्ट्री, जो इसकी हिस्ट्री है वो बिल्कुल क्लीन कर देनी है। क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिविटी में अगर हिस्ट्री रखी हुई है तो कई ऐसे सॉफ्टवेयर है, कई ऐसे अटैकर्स हैं जो अपनी कला से, जो उनके पास प्रोग्रामिंग की पावर है, इसको चोरी कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बहुत ध्यान देनी है कि जितने भी ईमेल अटैचमेंट आते हैं, अच्छा ईमेल बहुत ऐसे कई आते हैं जो आपको बिल्कुल ट्रस्टेड लगेंगे, जिसमें आप विश्वास कर जाएंगे, लेकिन इसमें बोलेंगे कि ये लिंक खोलिए या ये एक अटैचमेंट है, और अटैचमेंट बस खोलने की देर है, आपको क्लिक करने की देर है, वायरस आपके सिस्टम में आ जाएगा। तो ध्यान रखें कि अगर कोई भी ऐसा जिसको नहीं जानते आप, या लग रहा है कुछ सस्पिशियस है, कुछ गलत हो सकता है, उस ईमेल को उसी समय डिलीट कर दीजिए। एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर कि जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, या जितने भी तरीके के आपके आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो आप किसी को भी, चाहे आपको वो फोर्स कर रहा हो, कोई भी अथॉरिटी हो, उसको डायरेक्टली शेयर मत करिए।
अगर करना भी है तो उसकी फोटो कॉपी करिए और उसमें एक वाटरमार्क लगा दीजिए ताकि उसका कहीं और गलत उपयोग ना हो पाए। फिर अपने मोबाइल का IMEI नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो 15 नंबर का, जैसे अगर हम आईफोन की बात करते हैं तो एक यूनिक डिजिट होता है, हर मोबाइल का एक ये यूनिक नंबर होता है जिससे पता लग जाता है कि ये मोबाइल कौन सा है। पूरे विश्व में आपका एकदम एक मोबाइल का IMEI नंबर बिल्कुल यूनिक होगा और किसी मोबाइल का नहीं हो सकता। तो अगर आप *#06# करें, या आजकल जितने भी जैसे एंड्रॉइड में आप अपने आप ही देख सकते हैं, अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको IMEI नंबर ऑलरेडी दिख जाएगा, ये करने की भी जरूरत नहीं है। अपना IMEI नंबर जो है वो आप कहीं सेव कर लीजिए, और ताकि अगर आगे चल के अगर आपके फोन के साथ कोई दुस्साहस करे या चोरी कर ले तो आप अगर वो सिम भी निकाल दे उसका और दूसरा सिम डाल के अपना चलाने लगे तो पता चल जाएगा किस मोबाइल में ये सिम डाला हुआ है और उसको पकड़ा जा सकता है। तो IMEI नंबर जरूर अपना रखें क्योंकि आपको रिपोर्ट करने में बहुत आसानी होगी। एक और चीज है, क्योंकि जहां पैसा होता है वहां पर नुकसान होने की संभावना होती है या अटैक होने की संभावना होती है। तो जब भी आप ATM में जाएंगे अपना ध्यान पूरा अच्छी तरीके से रखिए। हर जगह आपकी आंखें आगे पीछे हर जगह खुली होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह से आप देखेंगे लोग आपको देख रहे होंगे। तो ध्यान रखें कि कोई स्कीमर्स हो, यानी कि यहाँ पर स्कीमिंग मशीन हो, जो मशीन आपका जो कार्ड है उसकी डिटेल चुरा सकती है। जो पिन आप टाइप कर रहे हैं वहां पर कहीं कैमरा उन्होंने लगा के रखा होता है, तो कैमरा से पता कर लेते हैं कि इसने पिन क्या डाला है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि आप लोगों की नजरों में है, तो आपको भी उन पर नजर रखनी पड़ेगी। एक इंटरनेट सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को और खास तौर पे बच्चों को सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस क्या है, क्या सही तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं सारे, वो आपको बताना है। और नेट पे क्या एटिकेट होने चाहिए, जब आप इंटरनेट पे आए तो आपका एक तौर तरीका, एक बिहेवियर होना चाहिए, वो आपको सबको बताना होगा जो आप भी जानते हैं, ताकि उनके साथ नुकसान ना हो जाए। यहां पर बात आती है आपके ऐसे कार्ड्स की जिससे पैसा ट्रांसफर हो रहा है या पैसा का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो आपका जो ई-वॉलेट है आजकल बहुत पॉपुलर है, कभी भी ब्राउजर पे या ई-वॉलेट पे अपने अकाउंट डिटेल को सेव मत करिए, यूज करिए, इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि वो इतने स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जब आप सेव करने लगते हैं तो वहां पर कोई अगर किसी ने सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, अभी आज नहीं हुआ, हो सकता है 6 महीने बाद 3 महीने बाद किसी ने वो हैक कर दिया सर्वर को, तो वहां पर आपका जो डिटेल है वो सारा चला जाएगा। तो डिटेल को सेव मत करिए, दिमाग में रखिए या फिर किसी कागज में रख के रखिए और उस कागज को बड़े दिल से लगा के रखिए। अगर मान लीजिए कोई चीज ऐसी हो जाती है, अगर आपको लगता है कि भाई अटैक हो चुका है, तो आपको क्या करना है, अथॉरिटी को सीधे पहली फुर्सत में बताना है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाइए, हर एक स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें साइबर सेल आपको जरूर मिलेगा, खुल गया है। और अगर आप इसको ऑनलाइन कंप्लेंट करना चाहते हैं तो मैं बता दूं, नेशनल, इसको जरा बड़ा कर देता हूं, यहां पर आप देखेंगे यह है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, और ये आप https://cybercrime.gov.in इस पोर्टल पे जा सकते हैं। यहां पर 2 सेक्शन होते हैं, एक ऐसा सेक्शन है जहां पर औरतों और लड़कियों और औरतों और बच्चों, उनके लिए अगर किसी को क्राइम रिपोर्ट करना है तो आप एनोनिमसली भी कर सकते हैं, यानी अपना नाम या अपनी पहचान बगैर जाहिर किए हुए। एक और ऐसा सेक्शन है जहां पर और इसके अलावा साइबर क्राइम्स होते हैं, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑल पैन इंडिया नंबर है 155260, ध्यान रहेगा मैं लिखता हूं 155260, इसको आप कॉल करेंगे तो भी आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तमाम तरह की सावधानियां रखने के बाद भी अगर साइबर क्राइम के आप शिकार हो जाते हैं, ऐसे अपराध के शिकार हो जाते हैं जो इंटरनेट पे या वेब पे आपके साथ हुआ हो, तो उसे कैसे रिपोर्ट करना है। कोई भी क्राइम होता है तो हम सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं। अगर वो लोग जो ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो सीधा पुलिस स्टेशन जाएं। ध्यान रहे हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल होता है, तो साइबर सेल में ये सारी आपकी जो कंप्लेंट या ये कहें कि जो आपके साथ प्रॉब्लम है वो जाती है वहां पर, और उसका निस्तारण वहीं से होता है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, फिर से बताऊंगा, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, और इसका जो URL है वो है cybercrime.gov.in। इसमें जब आप जाएंगे तो आपको 2 सेक्शन मिलेंगे। एक सेक्शन जो होता है वो है गर्ल्स के लिए, विमेन के लिए और चिल्ड्रन, मतलब लड़कियों के लिए, औरतों के लिए और छोटे बच्चों के लिए। यहां पर अगर आप फाइल करना चाहते हैं कोई भी कंप्लेंट तो आप एनोनिमसली भी कर सकते हैं, इसका मतलब आपको पहचान जाहिर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो इसका सेक्शन होता है वहां पर और जो अलग तरीके के क्राइम होते हैं
उनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। या फिर आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो, आप इन सब चीजों से वाबस्ता ना हो, तो आप पैन इंडिया नंबर है 155260, इस नंबर पे फोन करेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी और सही जगह आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। कई ऐसे सवाल हमारे दिल में मन में आते हैं जब हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है, तो वेयर कैन आई रिपोर्ट साइबर क्राइम इन इंडिया? हिंदुस्तान में साइबर क्राइम कहां रिपोर्ट करें? क्योंकि साइबर जो होता है वो इंटरनेट पे होता है और इंटरनेट तो वर्ल्ड वाइड है, तो आप कहां कहां कर सकते हैं? पहली चीज तो ये सबसे करीब के हर एक पुलिस महकमे में साइबर सेल भी अब आ गया है, तो साइबर सेल में आप जाएंगे, वहां रिपोर्ट करेंगे, वहां कंप्लेंट करेंगे, या फिर आप सीधा FIR भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो मैंने आपको बताया था कि ये cybercrime.gov.in, यहां पर आप ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। दूसरा सवाल एक बड़ा दिमाग में उठता है जब ऐसा कुछ हो जाता है, हाउ कैन आई कंप्लेन अबाउट साइबर क्राइम? तो एक सिंपल चीज क्या होती है, जब भी हम कवर करते हैं शुरुआती दौर से, एक कागज में हम अपना कंप्लेंट लिखते हैं, और जब हम ये कंप्लेंट लिखते हैं और उसके बाद जो भी डिटेल होते हैं, जैसे क्या ऑफेंस हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या आई, क्या दिक्कत हुई, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, आप विक्टिम है, अगर हो सके तो अब्यूजर या जिसने आपको नुकसान पहुंचाया उसकी, कभी कभी अब्यूजर की हमें नहीं पता होती है, लेकिन कहीं किसी ने हमको फोन पे अगर सिंपैथी फ्रॉड किया या रोमांस फ्रॉड किया उसके बारे में हमें पता होता है, वो इन्फॉर्मेशन इसमें लिखनी पड़ेगी और साथ में कागजात जो भी सपोर्टिंग है वो लगा दीजिए। दूसरा ये है कि साइबर ऑफेंसेस बहुत सारे ऐसे हैं जो IPC के अंडर में है, यानी इंडियन पीनल कोड के अंडर में है, तो आप सीधा FIR इसमें दर्ज करा सकते हैं। तो पुलिस को करना ही पड़ेगा, करती ही है बेसिकली, वो जो भी IPC के अंडर में है ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे अपराध, तो वो सीधा साइबर सेल में जाते हैं। अगर आप साइबर सेल पे डायरेक्ट नहीं भी पहुंच पाए तो सीधा पुलिस के पास पहुंच जाए तो। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यहां जिसके लिए वारंट की जरूरत नहीं होती है अरेस्ट करने पर, उसके लिए 0 FIR भी आप करवा सकते हैं, पुलिस 0 FIR लिख सकती है। एक सवाल है, हाउ डू आई रिपोर्ट साइबर क्राइम ऑनलाइन? तो उसके लिए cybercrime.gov.in, इस पे जाइएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है और इस पे निश्चित तौर पे इसका निराकरण होता है। कैन आई फाइल एन FIR ऑनलाइन? तो आप FIR भी ऑनलाइन कर सकते हैं दर्ज, क्योंकि सेक्शन 154 में अगर देखेंगे, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, हर एक पुलिस ऑफिसर आपकी इंफॉर्मेशन या कोई भी कंप्लेंट जो होगी वो किसी भी तरीके के अपराध के उसको नोट करेगा और करके उस पर काम भी करेगा, किसी भी जुरिस्डिक्शन में हो। जैसे मैंने बताया, इंटरनेट सबका है, कोई एक जगह नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि आप किसी एक जगह रहते हैं, तो ये पूरी तरीके से पैन इंडिया के हिसाब से है, तो आप FIR ऑनलाइन कर सकते हैं। वो सही जगह जहां उसको पहुंचना होगा, पूरा प्रोसीजर है उसके लिए, वो वहां पहुंच जाएगा और आपको लोकल पुलिस जो है पूरी मदद करेगी। तो आप अपने आप को सेफ रखिए, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं अगर आप अपनाएंगे तो आपको ये सब परेशानियों से गुजरना नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।